तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिगंत पुस्तक, ठीक है, जो कि 12th के लिए हिंदी सब्जेक्ट का है, भाग है 100 नंबर का, ठीक है। तो दिगंत में के, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ के और लेखक के नाम, ठीक है। तो इसमें क्या चाहता है कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, और उसने कहा था इनके लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ये सभी याद रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट पाठ से और लेखक के नाम से, ठीक है ना। जैसे कि देखा जाए तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रोज के लेखक कौन है, तो केवल अज्ञेय याद रखेंगे, ठीक है, बड़ा नाम उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सच्चिदानंद, हिरणानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। और ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही के माँ के लेखक मोहन राकेश। प्रगीत और समाज के लेखक नंबर सिंह। और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। इस सभी को आपको याद रखना है ताकि परीक्षा में गलती से दूसरा में आंसर न मिले, ठीक ना। जूठन मतलब दूसरा में आंसर करने को मतलब कि इसको जूठन से लेकर के मलेच के मिला दिया और ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेकर के जूठन से मिला दिया, ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधे आंसर मिलाना है, ठीक ना। कि जूठन जहाँ रहे वहाँ उसके लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि होना चाहिए। प्रगीत समाज हो तो नामवर सेन। हंसते मेरा अकेलापन तो मल्याज। और तिरिश हो तो उदय प्रकाश। शिक्षा हो तो जय कृष्ण मूर्ति, ठीक ना। और इसके बाद आता है काव्यखंड में भी, है ना, 13 पाठ हम लोग पढ़ना है कि कड़वा के लेखक मलिक मोहम्मद जैसे। पद के लेखक सूरदास। और छप्पे के लेखक तुलसीदास। और छप्पे के लेखक नाभादास। और पद के लेखक तुलसीदास। पद जो है ना, सूरदास के पद है अलग है और तुलसीदास का पद है अलग है, ठीक है। इन दोनों का पद ही है, लेकिन वहाँ पर सूरदास और तुलसीदास दिया रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए। कवित के लेखक भूषण है। और तुमुल कोलाहल कलह में इनका लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। और फिर पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्र कुमार चौहान। और उषा के लेखक शमशेर बहादुर सेन। जन जन का चेहरा एक मानव, है ना, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन के चेहरा एक के। और अधिनायक के रघुवीर सहाय है लेखक। और प्यारे नन्हे बेटों के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। लेखक से, है ना, जरूर याद रखना है, ठीक है। तो गांव के घर के लेखक कौन है, तो ज्ञानेंद्र पत्ती हैं। हार जीत के, है ना, अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है। और रस्सी का टुकड़ा पाठ ये प्रतिपूर्ति भाग है, इससे लेखक परिचय तथा कहानी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है। और कलर की मौत एंटोन चेकबुक। इंग्लिश में भी इनको लेखक के किताब पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, या मैरिज प्रपोजल, ठीक है। और पेशे के लेखक हैं हेनरी लुपेज, ठीक है। तो इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रस्सी का टुकड़ा पाठ। कौन पाठ, रस्सी का टुकड़ा, ठीक है। रस्सी का टुकड़ा, ठीक है। इनके लेखक कौन है, तो गाइडी मुपांसा। लेखक कौन है, तो गाइडी मुपांसा। थोड़ा सा धुंधला हो गया पीडीएफ में, लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाए रखें, है ना। मुपांसा जी का जो जन्म है सो 1850 में है। मुपांसा जी का जन्म कब हुआ है, 1850 में। और निधन कब हो गया था, 1893 में, ठीक है। कहते हैं कि मुपांसा फ्रांस के थे। मुपांसा कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। मुपांसा जी थे जो कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच इनकी लगभग 300 कहानियाँ छपी है। कितनी कहानियाँ, 300, है ना। और 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। कहानी जो है ना, विद्या के आधुनिक रूप देने का स्मरणीय योगदान है। और अपने लेखन इन्होंने किया कुछ इस प्रकार बुर्जुआ समाज के चल चरित्र पर व्यापार किया है। बुर्जुआ समाज के बुजुर्गों के समाज मजदूर वर्ग के, है ना, इन पर चर्चा किए हैं। और गहराइयाँ से अभिव्यक्त करने वाला मुपांसा का लेखक जो सीमाओं से अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए उतना ही प्रासंगिक और पूर्णतिपूर्ण है। और इसमें पढ़ेंगे ना तो आपको इतना अच्छा तरीका से समझ में आएगा, है ना, कि आप भूल नहीं पाएगा। ये जो रस्सी का टुकड़ा है ना, यही काल है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं ना तब तो ठीक है। रस्सी जो है ना, रस्सी टुकड़ा, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों से ये रहे हमारे गाइडी मुपांसा जी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो, बाकी सुन करके थोड़ा सा मैनेज करिए। आगे में थोड़ा क्लीन है, बहुत क्लीन आगे। कहता है कि गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ रहा था। कहाँ जाने वाली, है ना, तो गोदरबिल जाने वाली, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन होते रहेंगे, बाकी आप सुनिए ध्यान से, एक बार सुनिएगा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। और कहता है कि ये सब
उपनगर की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो उपनगर की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो चलिए देखिए कहाँ थे हम लोग, है ना, कहा जाता है कहाँ थे हम लोग, तो गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों की पत्नियों के, है ना, किसान और पत्नियां उनको जाने का मन रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन हम आशा करते हैं कि शायद आपको ठीक ठाक नजर आए। ठीक है ना, चलिए इसको छोड़िए, देखिए आप सुनिए, ठीक है, ठीक रहेगा, आप सुनिएगा सब आपको याद हो जाएगा। कहता है क्या कि गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों को उनकी पत्नियों का भीड़ उमड़ रहा था। ये सब उपनगर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। मतलब साप्ताहिक हाट उसे कहते हैं जैसे सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। ठीक ना, पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, है ना, उनका शरीर झुका हुआ था। पुरुष का चल रहे थे धीरे धीरे, उनका शरीर का हुआ था, झुका हुआ था। बोझ, है ना, बायां जो था, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐठी हुई थी। किसानों की टांग कची हुई थी, ऐठी हुई थी। खेतों पर कड़ी मेहनत से उनका ढांचा बिगड़ गया था। लेखक का कहना है कि खेतों पर काम करते हुए किसानों का कच्चा ढांचा बिगड़ गया था। उनकी नीले रंग की कमीज, है ना, को कस करके ऐसा लग रहा था जैसे कि माड़ लगाया गया था। कच लगाया गया था, माड़, जो धूप में पड़ने से चमक रही थी। मतलब कि पसीना का जो था वजह से, जिसकी वजह से कच हो रहा था, चमक रहा था। ठीक ना, और कहता आगे में कि मार लगा था, धूप में चमक रही थी। गन्नी और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीज माड़, है ना, की वजह से ऐसी फूली थी जैसे गुब्बारा में उड़ने के लिए तैयार हो। कहता है कि वहाँ पर जैसे शर्ट बहुत, है ना, अजब तरीका से लगा था। हर गुब्बारे से एक सिर, दो बाहें पर दो पैर बाहर निकले हुए थे, है ना, माने कि सजावट कुछ इस प्रकार से था कि सिर पर दो बाहें और दो पैर बाहर निकले हुए थे। और कहता कुछ लोग गाय या बछड़े के रस्सी से पकड़ कर चले आ रहे थे, है ना, रोड के सीन है। और कैसे हो रहा है, कोई गाय को बछड़ा को पकड़े हुआ है, ठीक ना, सब कोई रोड पर चल रहा है। और पीछे पीछे चल रही है उनकी बीवियां। कौन? मतलब किसान के पत्नियां चल रही है, ठीक ना। डंडे से पशुओं को हाँक रहे थे। डंडे से पशुओं क्या करे थे? हाँक रहे थे, ठीक ना। और उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी। किनके हाथों में? तो बीवियां के हाथों में, यानी कि किसानों के बीवियां के, जिनमें मुर्गे मुर्गियां और बत्तख झांक रहे थे। टोकरे में से क्या क्या झांक रहा था? तो मुर्गा मुर्गिया बत्तख। वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिकते चल रही थी। कौन अधिकते चल रही थी? तो महिलाएं जो थी ना, से अधिकते चल रही थी, जीवंतता के साथ चल रही थी, मतलब कि कुछ आशा लेकर के चल रहे थे, है ना। ये दुबली पतली औरतें छोटी से शॉल में लिपटी हुई थी, है ना, छोटा सा कपड़ा में लपेटे हुए थे, और जिनके सिर पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। सिर पर क्या बना हुआ था? तो सफेद कपड़ा, जिसके ऊपर उनकी टोपियां रखी थी। उनके ऊपर कैसे रखा हुआ था? टोपी। तथा तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकला। बगल से क्या निकलता है? घोड़ा गाड़ी, जिसमें दो पुरुष अगल बगल बैठे हुए थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारे के घोड़ा गाड़ी, है ना, दोनों किनारों पर कची पकड़े हुए बैठी, ताकि हीब कोले खाती गाड़ी गिर न जाए। मतलब कि इस प्रकार से बैलगाड़ी को धर लेता सब कोई कि कहीं हचका उचकी में जाए ना तो गिरे कोई नहीं। ठीक ना, अभी कहानी का रहस्य मैं नहीं समझा, लेकिन थोड़ा सा रोड पर गाड़ी चल रहा है जिसका सीन दिखाया जा रहा है, ठीक ना। आगे चल के तुरंत ही समझ में आने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक ना। मतलब कि घोड़ा गाड़ी चल रहा था, ठीक ना। काची हो रहा था, घटना था कि घोड़ा गाड़ी पर सब लोग जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, महिला लोग जा रहा है ना। महिला लोग हाथ में टोकरियां लिए हुई है और उसमें बत्तख और मुर्गियां हैं। महिलाएं लोग तेज तेज चल रही है और पुरुष लोग थोड़ा धीमा धीमा चल रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर के इस तरह से भीड़ में लगे थे कि जानवरों के सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां, महिलाएं का स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे। भीड़ में क्या क्या नजर आ रहा था? तो इंसान और जानवर के भीड़ में जानवर के सिंग नजर आ रहे थे, है ना, अमीर किसान के बड़े बड़े टोपियां नजर आ रहे थे और महिलाओं का स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे, ठीक ना। और यहाँ का माहौल एकदम कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण कहने वाला बहुत शोर शराबा वाला था, ठीक ना, जिसने कभी कभी किसानों की तेज हंसी और ठहास के साथ गूंजते थे। मैंने कभी कभी जोरों से सब हंसते थे, और, है ना, दीवार के साथ बंदी गाय का रंभाना भी सुनाई दे, माने कि दीवार में जो बांधा हुआ था गाय, उसका चिचियाना भी सुनाई दे रहा था गाय की आवाज के। यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि किसान और उनकी पत्नियां का सैलाब किस पर उमड़ रहा था, है ना, तो गोदरविल जाने वाली सड़क पर, है ना। यहाँ पर ध्यान, किसान थके हुए क्यों थे? तो खेती के कड़ी मेहनत करने के कारण। यहाँ पर से सही आंसर खाली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोकरियों में कौन झांक रहा था, है ना, तो मुर्गे मुर्गियां और बत्तख। भीड़ में कौन कौन शामिल थे? तो इंसान और जानवर, है ना। और किसान, है ना, मतलब कि किस वर्ग की महिलाएं स्कार्फ के दूर से नजर आ रहे थे? तो अमीर वर्ग की महिलाओं के स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे, है ना। अमीर वर्ग के टोपियां नजर आ रही थी, महिलाओं के स्कार्फ नजर आ रहे थे, है ना, जानवरों के सिंग नजर आ रहे थे, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बाद वाला भाग समझते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद कहता है कि इन सबसे स्तवन मांसपेशियों के और गोबर भून से पसीने की गंध फूट रही थी,
है ना, ये सबसे कच्ची आता था। अस्तबल में से कि गोबर भूसे से पसीना का गंध आ रहा था। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी। वहाँ पर गंध बहुत ज्यादा तेज से फैल गया था, जिसे किसान शायद भली भांति परिचित होते हैं। ठीक ना, मतलब कहता है किसान इसके बारे में जानते हैं कि कैसा मवेशी की गंध होता है। अस्तबल के कैसा, अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ा रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। गाय के गोबर भूसे पसीना का गंध कैसा होता है, सब अच्छा पता होता है। कहता है ब्रोत का मैत्र है सुकम। हाँ, यहाँ पर से होता है कहानी से शुरू। ब्रोत और मैत्र हो से कम, ब्रोत और है से कम। अभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। कौन? तब ब्रोत का मैत्र हो से कम, ठीक ना, और गोदरबिल पहुंचा था। वह तेजी से का चौराहा की ओर कदम बढ़ा रहा था कि, है ना, उसकी नजर जमीन पर पड़े रस्सी के एक टुकड़े पर पड़ गई। आ गया पाठ का असली मजा अब आएगा, है ना। अरे कहा, है ना, कि चौराहे पर चढ़ा। कौन? हो से कम जा रहा था। गोदर भी पहुंचा, चौराहे पर नजर बढ़ाया, है ना, तो देखा कि जमीन पर कच्चे पड़ा हुआ रस्सी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक सच्चे नॉर्मल की तरह हो से कम का मानना था कि हर चीज, है ना, हर काम लायक की चीज उठा लेना चाहिए। यही एक गलती थी, हर चीज को उठा लेता था। ये क्या चीज करता था? हो से कम का आदत था ना, कि क्या चीज कर लेता, उठा लेता था। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नजर किस पर? मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर के दोहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। यहाँ पर एक दोस्त क्या है? एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम है हो से कम, ठीक है ना। इसकी आदत थी कि कोई भी चीज मिलता था तो उसको कहता था कि जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा, इसको उठा लो, रख लो, है ना। और इसका एक मित्र था कची मैत्र मलांदे, है ना, थोड़ा सा फ्रांस के तो फ्रांसी नाम रहेगा मैत्र मलांदे, ठीक ना, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि पढ़ना हम लोग के सब्जेक्ट से है रिलेटेड। मैत्र मलांदे, है ना, अपना दरवाजा पर बैठ खड़ा होकर के, है ना, देख रहा था। ठीक है, मलांदे घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। मलांदे क्या काम करता था? तो घोड़े के काठी बनाने का काज करता था, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग आएगा, अब यहाँ पर से क्लियर है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। कहता है कुछ दिन पहले घोड़े के, है ना, एक जीन को लेकर कुछ से विवाद हुआ था। किसमें? तो हो से कम और मैत्र मलांदे में, ठीक ना। और उनके रिश्ते इन दिन खराब चल रहे थे। दोनों दोस्त के जो था ना, दोनों सामने था, जो दोनों के थोड़ा सा कच्चा रहता संबंध जो था ना, से विवादित था। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं था। दोनों की आदत था कि दुश्मनी हाली भूलता नहीं था। हो से कम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल पर पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया। किसको? हो से कम को। हो से कम सोचा ना, जैसे कि मान लिया जाए कि हो से कम है, ठीक है, हाँ, मान लिया जाए कि क्या चीज है, मैत्र मलांदे है। ये हो से कम रस्सी के टुकड़ा को उठा लिया और ये देख लिया। हाँ, कौन देख लिया? तो मैत्र मलांदे का। इसको बहुत शर्म आने लगा, कहा कि ओहो, हमको दुश्मनों देख लिया, एगो रस्सी का टुकड़ा उठा, बहुत दुख के होता है ना। और इसका क्या ना, बहुत शर्म आई और उसके, है ना, उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया। हो से कम रस्सी का टुकड़ा उठाते जल्दी जल्दी अपने कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की। सोचता है कि अरे यार जल्दी छुपा लो, बेहतरी वाली बात है, ठीक ना। और है ना, कच्ची क्या, उसने अपनी रस्सी को जल्दी छुपा दिया और उसने अपनी पतलून को जेब में रख लिया, है ना। और दिखाया कि जैसे कि वह जमीन से कुछ ढूंढ रहा था। मतलब कि इस प्रकार से रख लिया जल्दी से, हाली सुन खोस लिया और ऐसे कुछ ढूंढने लगा जमीन पर, कह रहा था जैसे कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ न मिला हो, खड़ा हुआ ऐसे, है ना, और गठिए के दर्द से दोहराता हुआ बाजार की ओर चल दिया कि ओहो बड़ी दर्द है, बाप चल जा रहा था कहाँ, मार्केट की ओर। आई सब देख लिया, ठीक ना। ऐसा महसूस करा, अपना कोशिश उसका रहा कि हम पकड़ा न जाए कि कुछ उठा रहे थे। वह जल्दी ही धीरे धीरे सड़क, है ना, रही शोर शराबे भीड़ वाली जगह में खो गया। फिर वो जाकर मार्केट में खो गया, जैसे कि लेखक सबसे पहले ही कहानी के बाजार के हालचाल बता दिए, ठीक ना। जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे, है ना। और उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठगा ना, है ना, ठग न मिल जाए। वे हिचकिचाते रहते थे। उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता था और वे जानवरों कान में देखकर खुर देखकर एक एक चीज परखे जाते थे। मैंने कि वहाँ पे अपना सबका अपना तरकीब जब आता था और बिक्री के लिए जानवर के कान से लेकर के खुर तक की चीज परखा जाता था कि कौन कैसा है और अच्छा खरीदना चाहते थे, ठगाना नहीं चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन है कि वातावरण में कैसी गंध फैली हुई थी। कैसी गंध फैली हुई थी? तो मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध जो पूरे वातावरण में फैली थी। दूसरा है होशे कम का क्या मानना था कि हर काम का लायक चीज का करना चाहिए। मलांदे जो था सर क्या चीज के काम करता था? तो घोड़े के काठी बनाता था। कैसे बनाता था? घोड़े के
काठी। होशे कम को क्या सोचकर शर्म आ गई, है ना। तो उसका दुश्मन यानी कि मैत्र मलांदे ने उसके धूल में पड़ी रस्सी को टुकड़ा उठाते देख लिया था, यही सोच करके शर्म आ रहा था कि ओहो अरे यार, है ना। किसान को किस बात का डर हमेशा बना रहता था, तो ठगे जाने का, इसलिए बार बार काची क्या रहता था, पूछता था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि औरतें अपनी टोकरियां को जमीन पर, है ना, रख कर बैठी हुई थी और क्या कहता था, बतखें मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी। कची कची तो औरतें बाहर बैठी थी, बतख मुर्गियां काची कर था, बाहर निकाले था। और जिसके पास आपस में बंद थे, उसमें पैर काचे में था, आपस में बकरी के मुर्गी के बंद था, आंखों में भय नजर आ रहा था। और दो ग्राहक की बात सुनती और फिर काफी समय तक मोल भाव और नान नुकुर करने के बाद कीमत में थोड़ी सी कम कर देती, और जब सौदा नहीं पड़ता तो ग्राहक धीमे से, है ना, अपने कदमों से आगे जाने लगता। तो वे अचानक आवाज देकर बुलाती, ठीक है मैत्र, अर्थिन इतने में ही ले जाइए। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, ठीक ना। व्यापार होता था, उसको साफ साफ बताया जा रहा था कि दुकानदार लोग थे, है ना, उनको सामान बेचना था, ठीक ना, लेकिन ग्राहक जो थे से काची करते थे, बार बार आगे चल जाते थे। तो फिर कहते थे कि अच्छा ठीक है महाराज आइए ले जाइए इतना ही में, है ना, भाव मोल भाव करते थे। आगे कहता है धीरे धीरे चौराहे की भीड़ छटने लगी, दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी। किसी घंटी बज गई, दोपहर की, ठीक ना। बच्चे कुछ जो सामान थे लोग दुकान में चले गए, ठीक है। जुर्दे सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था। कौन सा, तो जुर्दे भोजनालय, ठीक ना। आगे कहता है कि, है ना, भरा हुआ था और उनके हाथे हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियां, टमटम, छक्कड़, छोटी बड़ी वैगनी, जितना भी गाड़ी था सब उसके भोजनालय के सामने खड़ा था, ढाबा के सामने खड़ा था। कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ जगह जगह पर कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा हुआ था तो कुछ का अगला सिरा जमीन में, पिछला हिस्सा हवा में था। लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वालों दूसरी तरफ बड़ी बड़ी भट्टी थी और जिसमें से उठ रही थी लपेटे और दाहिनी और बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। मतलब कि इस तरफ लाइन में लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर इसका टेबल था, यहाँ पर पीछे में क्या था, भट्टी था जिसको आग इनको पीठ को काची करा था, गर्म कर रहा था, ठीक ना। एक भाग कहता है कि पेट को गर्म कर, तीन बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भुनी जा रही थी। कच्ची कच्ची बन रहा था, तो भेड़, कबूतर और मुर्गा का मीट, ठीक ना। और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक खाने वाले को दिल में चल रहे थे, मैंने कि देख कर ओहो क्या बन रहा है ना, चिकन फ्राई बन रहा है। और सबके मुंह में पानी आ रहा था कि जल्दी बन जा। सबको देख रहा था कि मुर्गा बन रहा है और क्या बन रहा है, कबूतर बन रहा है और क्या बना है, भेड़। इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे भोजनालय में खाते थे, है ना, वही में खाते थे। कौन में, तो जुर्दे के सार्वजनिक भोजनालय में। और वह घोड़ों का व्यापार भी करता था। कौन, तो जुर्दे, है ना। और का बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। कौन, तो मैत्र जुर्दे, ठीक है। मैत्र जुर्दे है यहाँ पर जो कच्ची बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था, ठीक है। आगे एक भाग में कहता है कि गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियां आ रही थी, थोड़ी ही देर खाली हो जा रही थी, मानी कि जैसे बन करके आ रहा था वैसे खाना खत्म, है ना। हर कोई खरीद फरोख्त फसलों और दूसरों के मामले में बात कर रहा था। वहां पे सभी कोई बैठे बैठे बात कर रहा था कि क्या चीज है, का नहीं है, कैसे भाव। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। मौसम जो था कुछ ऐसे बतिया रहा था ना कि मौसम हरा सब्जी के लिए ठीक है लेकिन गेहूं के लिए अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, लहसुन रहता, प्याज रहता, आदि रहता, फल रहता, फूल रहता, इस तरह से बातचीत करता। अचानक बाहर अहाते का नगाड़ा पिटने की आवाज सुनाई दी। बाहर अचानक कच्चे की आवाज सुनाई देता, नगाड़ा की आवाज। कुछ स्थित प्रज्ञ लोगों ने छोड़कर बाकी सब उठकर दरवाजे और खिड़कियां की ओर भागे और उनके मुंह पर भी भरे थे, हाथ में रुमाल थे। खाना खाते हाथ ले बाहर नगाड़ा कच्चे हो रहा है, भाई सुनो सुनो सुनो, है ना, खबर है। इस तरह से यहीं पर आता है क्वेश्चन, कहता है कि, है ना, मुर्गियां 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 और बतखों की आंखों में क्या नजर आ रहा था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भय, ठीक है। इसके बाद कहता है कि दोपहर के, है ना, दोपहर के प्रार्थना की घंटी बजने पर क्या हुआ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चे खुचे लोगों के दुकानों पर चले गए, बच्चे खुचे जो लोग थे दुकान में चले गए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन है कि जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय किससे भरा हुआ था, तो लोगों से, ताकि लंच हो गया था, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है खाने वालों के दिल क्यों मचल रहे थे, है ना। तो इसका सही आंसर है कि भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे के महक से, ठीक ना। फिर कहता खाना खाते समय लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, तो खरीद फरोख्त की बात, फसलों की बात, कच्ची कच्ची के, तो गेहूं के, है ना, और सब्जी के।
बाहर से किसकी आवाज आ रही थी? तब बाहर से नगाड़े की आवाज आ रही थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद है ना, इसके बाद वाला कहानी पर आते हैं। कहता है ना कि मुनादी करने वाले ने नगाड़ा पीटना बंद किया। आया है ना, नगाड़ा पीटना बंद किया, पीट पीट के हल्ला करके रख दिया, सबको एक जगह कर दिया, फिर बंद कर दिया। और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी देता है, कर्कश आवाज में उनके खड़ा हो जाए, गोदिरवेल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजाविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और क्या है, व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी कागजात हैं। पाने वाले से गुजारिश है ना, कि वह उसे फिर फौरन मेयर को कार्यालय में लौटा दे, या फिर क्या करे, मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा, है ना। यहाँ कहकर कचवा फिर वहां से चला जाता है। यही बात कह के काजे का जाता है, वो चला जाता है। ठीक ना। और कहता है आगे क्या है कि वहां से चला जाता है, लौटा दे, उसको क्या मिल जाएगा? 20 फ्रैंक इनाम। अच्छा, पैसा भुलाया था कितना? तो पैसा भुलाया था कितना फ्रैंक? 500 फ्रैंक भुलाया था। और एक साथ साथ कहते कागजात भुलाया था। ठीक ना। कहता है कि जिसको ही मिला है से लौटा दो, तो इसमें 20 फ्रैंक इनाम भी मिलेगा। ठीक है। और कहता है कि फिर वहां से चला गया और नगाड़े की डमडम और मुनादी वाले की आवाज दूर पर फिर सुनाई दी, फिर उधर तक, फिर जहां था उधर जाकर उधर सुनने लगा, है ना। और भोजनालय में बैठे लोगों को अब तक नया मुद्दा मिल गया। पहले से बात करते थे सब्जी फल के बारे में, अब नया मुद्दा मिल गया। अब यह बात हो रही थी कि मैत्र हुलब्रेक का बटुआ किसको मिला होगा, है ना। खाना खत्म करके सब कॉफी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ और उसने पूछा, क्या ब्रोत के रहने वाले मैत्र है से कम यहाँ पर मौजूद हैं? उधर से एक पुलिस वाला आता है, अब पूछता है, हेलो सुनो, क्या है ना मैत्र हो से कम, मैत्र हो से कम, है ना, क्या है ना यहाँ पर मौजूद हैं? मेज के दूसरे सिरे पर मैत्र हो से कम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहीं पर हूँ। है ना, मैत्र है से कम मतलब कौन? वही जिसका आदत था ये सब चीज मिलता था, उठा लेता था। ठीक ना। किसान परेशान हो उठा, है ना। अफसर ने कहा, यहाँ पर अफसर ने कहा, मैत्र हो से कम कि आप मेयर के कार्यालय में चलने की जहमत उठाएंगे, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। तो काजी कहा कि क्या आप कितना कोशिश करेगा कि चलिए मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक ना। किसान परेशान हो उठा, उसने गिलास की एक घूंट खाली किया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से, है ना, वह सुबह से ज्यादा झुक गया था। गठिया उसको था, लेकिन वैसे हर बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर था। हत्था वाला कुर्सी मतलब कैसे डोली था, का कुर्सी पर कैसे करते इंतजार कर रहा था वह, है ना। इस इलाके में नोटरी भी था। कौन था नोटरी? तो मेयर। ठीक है। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था। कौन? मेयर, है ना, जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी, हमेशा भारी भरकम शब्द बोलता था, दम धर के ऐसा बोलता था कि सामने वाला रो जाए। ठीक है। आएगा था, उसने कहा, मैत्र हो से कम, आज सुबह आपको बेंजोविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। आया जैसे कह देखा सी, मैत्र हो से कम, पता है तुमको काला बुलाल गया है, कहे कि तुमको, है ना, बटुआ उठाते हुए देखा गया है। ले बेचारा टेंशन, बटुआ तुम उठाए नहीं, अब कह नहीं सकता कि हम रस्सी का टुकड़ा उठाए हैं, है कि नहीं? आई बप्पा, अगर कह देते हैं तो हम बेटी ये सूचना दिया किसने कि काची हम उठाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर संकोच होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर क्या है? नगाड़ा कौन पिट रहा था? तो मुनादी करने वाला। बटुआ किसका खो गया था? हुलब्रेक का, है ना। बटुआ देने वाले को क्या इनाम मिलता? 20 फ्रैंक, है ना। अच्छा, बुलाया था कितना पैसा के? तो 500 फ्रैंक। मेयर के कार्यालय में को किसने बुलाया गया, है ना? तो मैत्र हो से कम को। मेयर के, है ना, मेयर ने मैत्र हो से कम से क्या कहा? कहा कि आपने हुलब्रेक का बटुआ उठाते हुए देखा गया था। ठीक है, यही ना कहा गया था। यहाँ पर कहानी कैसे हुआ था? खत्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे वाला कहानी में, है ना। बेचारा चौंक जाता है, कैसे कहता है, देखो डर गया। किसान बहुत चक्का सा मेयर को देख रहा था। किसको देख रहा था? सबको, मेयर को, है ना। वह अपने ऊपर शक किए जाने का एकदम घबरा गया कि अरे अरे अरे, हम बटुआ कहाँ से उठाया, है ना। मैंने बटुआ उठाया? कब उठाया, है ना। तो मेरे का, हाँ तुम्ही ने उठाया, तुम्ही ने, ईमान कसम, मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, मैंने नहीं उठाया है। बेचारा मैं तो से कम बोल रहा है ना। लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। देखा गया? मुझे किसने देखा, है ना? उसने मुझे देखा, और मतलब कि बेचारा लड़खड़ा रहा है ना। कहता मोसियो मलांदे काठी बनाने वाले ने देखा है तुम्हें,
है ना। बूढ़े को सुबह की घटना याद आई कि अरे यार ऐसा बात है ना। तो सुबह में बटुआ मिला है, उसको समझ में आ गया कि गुस्से का उसका चेहरा लाल हो गया, समझ में आया कि तो हमार दुश्मनवा है ना, मुझसे मिलान दे के काम है, ठीक है। अब कहता ओह तो उसने मुझे देखा था अंधा कहीं का, है ना, उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था मोस्यूमेर, ठीक है नहीं। उसने अपने जेब में ढूंढ कर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला, ये रस्सी के टुकड़ा है ना, देखा था। लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि से उस पर नजर डाली और कहा तुम चाहते हो मैत्र हो से कम कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं, है ना, बोला मटका कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं, ठीक ना। खड़ूस था भी। आया कहता है कि है ना मैत्र मैलांदे जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है ना, मैत्र मिलाने मतलब कची मैत्र हो से कम के दुश्मन जो कि घोड़ा के काट के बना करता काम, और नाराज किसान के अपना हाथ उठाया और एक और थूका और कहा लेकिन सच यही है मोस्यूमेर, मैं है ना आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने बटुआ नहीं चुराया, है कि नहीं। एक काजी कहता है कि मेयर ने आगे कहा बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे और कहीं कुछ पैसा तो नहीं गिर गया, है ना। क्षोभ का डर और बेचारे बूढ़े का गला रुंध गया, क्षोभ के डर से कि मेयर कहीं कुछ हमको साथ ज्यादा ना बोल दे, है ना, जेकरा से डर गया बोलते बोलते गला काचे होता है, रुक जाता है। भला कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है, यह इस तरह से ईमानदार आदमी को प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है। भला कोई ऐसे बोलते बोलते गला उसका कैसे होता है, रुंध जाता है। उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था, है ना, कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोसू मलांदे को काचे किया गया, वहां बुलाया गया, है ना, जिसने वह आरोप दोहराया कि 1 घंटे है ना तक दूसरा भला बुरा कहते रहे। मैत्र हो से कम अनुरोध पर उसकी तलाश ली गई जिसमें कुछ नहीं मिला। मैत्र हो से कम को तलाश लिया गया, इधर देखो कहाँ, अरे रस्सी के टुकड़ा के अलावा कुछ था नहीं, लेकिन शक के आधार पर मैत्र हो से कम को पकड़ लिया गया, है ना। आखिरकार खोज कर मेयर इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करे फिर कोई आदेश जारी करेगा। कहा कि जाओ सरकारी वकील से बात करो, है ना, फिर आगे हम तुमको कहते हैं, ठीक है। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला लोग की भीड़ बूढ़े आदमी को घेर लिया। वकील के पास गया, है ना, लोग के भीड़ से घेर लिया और उस तरह से सवाल करने लगे कि उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी भी उस पर यकीन नहीं किया और लोग भी उस पर हंसने लगे। कहा कि अरे भाई हम नहीं लिया, देखो ना झूठ बोल रहे हैं, हम तो भाई रस्सी के टुकड़ा उठाए थे, लेकिन हमारे दुश्मनों मैत्र मलांदे ऐसे कह रहा कि पैसा बटुआ चुरा, हम नहीं चुराए हैं, और सबको रस्सी के टुकड़ा जब दिखावे तब तक सबको हंसने लगे। जब कहीं देखो देख हम लोग कुछ ना मिला था भाई, हम बस यही रस्सी के टुकड़े तो उठाया था और सच्चे कह रहा था, ईमानदारी से, इतना कोई कैसे झूठ बोल सकता है इस तरह से, ठीक है ना। जेकरा से लोग भी सब हंसने लग जाता है। क्वेश्चन आंसर आता है, कहता है कि मैत्र हो से कम क्यों घबरा गया था, है ना। तो घबरा गया था उसके पीछे क्योंकि उस पर शक किया गया था, है ना। मैत्र हो से कम का नाम बटुआ उठाने का शक किसने किया था, तो उसका दुश्मन मुक्ति मिला देना, है ना। अच्छा, मैत्र हो से कम ने अपनी जेब से क्या निकाला था, तो रस्सी का टुकड़ा, है ना। यहीं पर पाठ का नाम होता है मेयर की नजरों में मलांदे कैसा व्यक्ति था, तो मेयर का नाम तो विश्वसनीय था, है ना, लेकिन मैत्र हो से कम के मामले में तो उसको कची था, दुश्मन था, ठीक है। मेयर ने मैत्र हो से कम की चेतावनी क्या दी कि जाओ सरकारी वकील से बात करके आदेश जारी करो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में कहानी को देखते हैं, अभी और मजा आने वाला है, कहानी बने रहो तब ना। कहता है कची कि जगह जगह पर उसे जान पहचान वाले मिलते रह गए लोग, है ना, आ गया है जिसको से बात कर हंसने लगा, ठीक है, जगह जगह पर कची मिलने लगा, उसका पहचान करने वाला लोग मिला, है ना। वह सबको अपनी जेबें उलट करके दिखाता और साबित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं। देखिए मालिक, देखा ना हो, देखा सर जी कैसे कुछ ना हो, कैसे हमारे पास कुछ ना हो, झूठा हमारा कल्याण लगावल गया है कि ना। आए कभी कहता ये कहते हैं कि बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। बेचारा कितना ईमानदारी के सफाई दे, लेकिन उसको सामने कोई सुनने वाला नहीं। कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती, बूढ़ा हो गया है, इस तरह की हरकतें करता है, बटुआ उठाता है ना, बताते नहीं। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, है ना, और उसे इस बात की खींच लगी हुई थी कि कोई उसका बात विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। अब मैं तो हो सके हमको हर्ष में कि आखिरकार हमारा बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा कि हम नहीं चुराए हैं। तुम लोग तो जान रहे हो कि का सही में उसने चुराया था बटुआ, नहीं चुराया था, है ना। वास्तविकता तो यह कि रस्सी का टुकड़ा था, कवि के कहानी से भी तक पता चलता है कि वास्तविकता से उसने चुराया नहीं था, लेकिन वहां पर माहौल से कोई तो पता नहीं है ना। और एक गवाह भी बन गया वो, मैं तो बुला दे, ठीक है ना। आगे कहता क्या कि
बार बार दोहराया जा रहा था कि है ना, और रात घिरने वाली थी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुक कर उसने वहां जगह भी दिखाई कि देखो रस्सी का टुकड़ा यहीं पर गिरा हुआ था। फिर से कहानी शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर हम रस्सी का टुकड़ा देखा, लेकिन मैं तो मिलान दे, हमको दोस्त मनवा देख लिया ना, और देख लिया, हमको बाद में कह दिया कि इसने चुराया है ना। पूरे बात फिर से कहानी सुनाता रहा। रात को उसने पूरा गांव में घूम घूम कर सबको कहानी सुना दी, लेकिन कोई को यकीन नहीं हुआ कि भाई हम नहीं चुराए हैं। वह रात भर बेचैन रहा, रात भर कैसे रहा, बेचैन रहा, है ना। अगले अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यामिनविल के पशु व्यापारी बैत्रो के एक कर्मचारी मेमेरियस पोपेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दिया, है ना। अगले दिन का हुआ ना कि एक आया व्यापारी। कौन आया व्यापारी, है ना, तो मैत्र ब्रेंतो ने, है ना, एक कर्मचारी का नाम था मारियस पोमेल ने, है ना, भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दिया। किसने, तो मारियस पोमेल ने। उस आदमी का कहना था कि वह चीज में, है ना, रास्ते में पड़ी थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। कहा कि इसको हम पढ़ने नहीं आता था, इसलिए घर ले गया और दे दिया मालिक को, है ना। यह खबर देखते ही पूरे इलाके में फैल गई। मैत्र होसेकम को इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने गया और उसका दुखद अंत, है ना, अपनी कहानी सबको सुनाने लगा। और फिर कहा क्या कि जैसे पता चला कि उसका बटुआ मिल गया है, तो जोर जोर से चिचिया करके देखो देखो देखो, है ना, गर्व से सीना तान करके चलकर कोशिश कर रहा था। मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं थी कि जितनी कि झूठ से, है ना, झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने पर ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। मैं तो समझ करते हैं कि झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है, कहता है मैत्र होसेकम अपने जानने वाले को क्या दिखाना चाहता था, तो अपनी जेबें उलट उलट के बार बार दिखाता था और सच्चाई बताना चाहता था कि हम कहाँ नहीं किए हैं। मैत्र होसेकम को किस बात पर खींच होने लगती थी, उसका बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, किस बात को खींच होने लगती थी, है ना। मैत्र हुलब्रेक का बटुआ किसने लौटाया, है ना, तो इसका सही आंसर है कि मारियस पोमेल ने। इसने कैसे करे था, लौटा दिया था। पोमेल ने बटुआ पहले अपने मालिक को क्यों दिया, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था। बटुआ मिलने पर होसे कम ने क्या किया, तब विजय गर्व की सबकी कहानी सुनाई कि देखो हम कह रहे थे कि हम कुछ नहीं लिए भाई, हम राशि के टुकड़ा उठाए थे, लेकिन तू तो समझता नहीं है बात को, तू लोग हमको, है ना, और सब हमको पर शक किए जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद वाला भाग में कहता वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा, है ना, कि वह कभी भी बड़ी सड़क से गुजरते हुए लोगों को पकड़ता, तो कहीं मैं खाने में बैठे लोगों को पकड़ता, और गिरजाघर के बाहर भी लोगों को कहता, है ना, चर्च के बाहर भी अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता, है ना। अब वह शांत था, लेकिन फिर भी, है ना, कोई चीज से परेशान कर रहे थे, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। उसकी बात सुनते ही लोगों पर चेहरे पर हंसी का भाव होता था, मतलब बोल रहा था सबसे, फिर कभी शांत भी था, लेकिन फिर भी लोग उसको देखते थे ना तो हंसने लगते थे, देखो देखो यही रसिया वाला आदमी है, खूब हंसने लगता था, ठीक है। लगता था कि विश्वास ही नहीं, उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे लोग कची करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, कॉमेंट करते हैं, बातें बोलते हैं कि देखो वही आदमी चुराया था। अगले सप्ताह मंगलवार को गोदरबिल बाजार में गया। कौन गया, तो मित्र, है ना, होशियार, ठीक है। और उसे कोई काम नहीं था, पर वह इसलिए गया ताकि उस मामले में पता कर सके, है ना, कि दरवाजे पर खड़ा मलांदे से गुजरता देख हंस पड़ा और क्यों ऐसा किया। उसने एक क्रांति से एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसके बीच होसेकम की बात काटकर उसके पेट के हल्के में मुक्का मारा और हंसते हुए बदमाश कहीं के, है कि नहीं, कहा, है ना, कि बात करते करते कहते कि देखो कहा पेट मार दे, बदमाश कहीं के। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर मुड़ करके चल देता है, ठीक ना, और कहता है मैत्र होसेकम चकरा गया, उसे बदमाश क्यों हो गया, है ना, मतलब कि बातचीत करता ना है मैत्र होसेकम, तो उसको पेट में हाथ से थोड़ा सा मार के गुदगुदा करके कहता है कि अरे बदमाश की, तो उसे चोरा किया, बदमाश हमको काहे कहा भाई, टेंशन हुई कि अरे भाई अब बदमाश हम कोशिश किया कि बदमाशी कर दिया, ठीक ना, इस तरह से टेंशन हो गया। मित्र वह जोरदे के भोजनालय में जाकर बैठा और वहां उसने अपनी बातें छोड़ी। काजी कहा कि अरे भाई क्या बताएं, देखो हमको पर इल्जाम लग गया था कि बटुआ चुरा लिया, लेकिन हम नहीं चुराए थे, हम सच साबित हुए, हम सही काम किए, हम झूठ कभी बोलते ही नहीं है ना, हम अच्छे हैं। मोर ने विलेज से आए घोड़ों के एक सौदागर ने आवाज लगाई, चलो चलो चलाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है, मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ, है ना। कौन, तो सौदागर आवाज लगाता है। होसेकम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है ना, अब कैसे कर रहा, रस्सी के टुकड़ा के बारे में जानता भाई, रस्सी जिस होता तैसे बेचारा चौक जाता था, ठीक है, तो कह रहा है अपने से कची उधर कि लेकिन अब क्या हुआ, है ना। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहा बुढ़ाओ, एक बटुआ उठाता है दूसरा उसे लौटाता है ना, जो भी हो इसमें शामिल जरूर हो। काजी कहता है कि चुप रहा बुढ़ाओ, ये वो उठाता है तो टीम है, टीम तो उठाता है और जाके लौटाता है ना, बड़का चालाक बन रहे हो,
कि नहीं। इस तरह से अब बेचारा एकदम बप्पा हम तो कुछ करवो नहीं किए हैं, है ना। हो से कम अवाक रह जाता है और उसने सारी बात समझ में नहीं आता है ना, आगे कि उस पर इल्जाम लगा रहे थे, है ना। उसे अपने सारी बटुआ लौटा दिया था क्योंकि बात खुल गई थी, ठीक है नहीं। बात खुल गया था कि लौटा दिया है वो, तो सब कोई जान रहा था, शक कर रहा था कची कि हो न हो लौटाया है इसका दोस्त, एगो चुराता है और एगो लौटाता है। अब बेचारा फिर टेंशन होने लगा, उसे विरोध करने की कोशिश पर, लेकिन सब एक साथ ठठा कर हंस लगे। उसने सोचा कि हम बोले जोर से, लेकिन सबको एक साथ हंस लगा। वही खाना भी खत्म नहीं कर सका और फिक्रों के ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। जैसी ये बात सुना हंसती के तैसी बाहर निकल गया, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आंसर क्या है कि मैत्र हो से कम किन लोगों को अपना किस्सा सुनाता था। छींक आ गया था थोड़ा सा, ठीक ना। देखो क्या कहता है कि सड़कों पर, मखाने पर, गिरजाघर में लोगों को सबको सुनाता रहता था रसी के कहानी, ठीक ना। हो से कम क्यों परेशान था, क्योंकि है ना इसकी बात सुनकर के लोग हंसते थे तो परेशान हो जाता था। हो से कम क्या महसूस होने लगा था, तो लोग पीठ पीछे काचे करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसा उन्हें काचे होने लगा था, महसूस होने लगा था, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन है कि सौदागर हो से कम को चालाक क्यों कहता है, क्योंकि कहता है कि एक बटुआ उठाता है तो दूसरा उसे लौटाता है, यही बात कच लगता है उसे, चाल लगता है, इसलिए चालाक कहता है। हो से कम अवाक क्यों रह गया, है ना। लोग हो से कम पर इल्जाम लगा रहे थे कि जब बात खुल गई हो, है ना, तो उसने अपनी एक साथी, है ना, से बटुआ लौटवा दिया है। इसी बात पर कची करते थे, अवाक ही रह जाता थे, ठीक ना। आगे कहता है आगे के भाग में, अब कहानी अंतिम की ओर जाता है ना, अंत भाला भाग है। कहता है वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा घर वापस लौटा। बेचारा एकदम महसूस खराब करते हैं कि ओह हम कुछ करवा नहीं किए हैं, हमको इल्जाम लगा जा रहा है। भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से हताश था कि वह अक्सर अपनी नॉर्मनों वाली चालाकी और हिंग डाकता रहता था। हिंग डिंग डाक हाँका रहता था, मैंने कि थोड़ा बहुत छोटा छोटा बात पर डिंग हाँकी रहता था कि हम वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन आज तो उसको बेचारा सब पासे उल्टे पड़ गया। ये चोरा वो नहीं किया, इसको पर इल्जाम भी आ गया और उस पर से कि ये वो चुराता है, दूसरा कोई कच्ची करता है, बताता है। उसे लग रहा था कि जिस वजह से लोगों को उसने इल्जाम लगाया, यकीन हो गया था कि उसे लग रहा था कि उसे बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, है ना। उसको लगने लगा कि हम बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, ना मुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों से वह विख्यात था, है ना। कहा कि हर समय वो डिंग हाके में सबसे आगे था, आज पकड़ा गया फिर। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह से उसका कलेजा छलनी छलनी हो जा रहा था। लेकिन ये गलत नहीं कर रहा था, एक बाद भी एक काचे हो रहा था, इल्जाम इसको पड़ा था, जेकरा से इसको बहुत खराब लगा था। उसने फिर एक बार में सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जा रहा था, क्योंकि हर बार उसकी बेगुनाही पक्ष में कुछ नए तर्क और पहले से भी ज्यादा संचिंदा कस में जोड़ने रहता था, जिसे वह एकांत समय सोता रहता था और उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। हर समय दिन भर, है ना, कहानी एक दूसरे को सुनाता था, जैसे कोई बोलता कोई तो उसको जोड़ करके बताता, इस तरह से कहानी लंबा भी होता जाता था। हर समय दिन भर रस्सी रस्सी के टुकड़ा, रस्सी के खिस्सा में लगा रहता था। बचाव के तर्क सोचते रहते थे, दलीलें देना शुरू करता। जितना ज्यादा जोशीली हो जाती थी, लोग उतना ही उस पर कम विश्वास करते थे। ज्यादा गुस्सा करके बोलता था, हम कह रहे थे, देखिए हमको यकीन नहीं, हम पक्का कह रहे ना, कसम से कह रहे हैं, एकदम धरती कसम, माता कसम, जोशी की कसम, सब कसम, है ना, हम अपना, है ना, एकदम कहते हैं हम नहीं चुराए थे, देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, हम चुराते तो हम कहते ना कुछ। उसने पीठ पीछे लोग उतना ही कहता कच कि झूठ बहाना बना रहा है। वह इसे महसूस करता था, दिल ही दिल घोला जा रहा था, बेकार की कोशिशों में अपने खपाए डाल रहा था, है ना। लोग की आंखों के सामने वह दिन ब दिन कमजोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का टुकड़ा का सुनाने के लिए कहते थे, और जैसे ही किसी अभियान में लौटे सिपाही अपनी लड़ाई का किस्सा सुनाता जाता था, वह उसका दिमाग अक्सर भटकने लगा था। दिसंबर के अंत आते आते वह बिस्तर पकड़ लिया। क्या कहता है ना, कि जब नौजवान रहता भिड़ता था तो कहता है अरे भाई रस्सी वाला कहानी थोड़ा सा सुनाओ, सब उसको मजाक बना दिया, आई सुनाना शुरू कर देता था, क्योंकि इसका दिमाग खाली कच्ची रस्सी पर रहता था। दिसंबर आते आते बेचारा कहाँ पहुंच गया, बेड पर, ठीक है। आगे कहता है जनवरी के शुरुआती में ही उसकी कच हो गई, मौत हो गई, रस्सी के टुकड़ा, है ना। और क्या कहता है आगे में कि मरने से पहले वह क्या, मरने से पहले वह, है ना, अपनी बेगुनाही दावा करता रहा और दोहराता रहा कि रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए सर, देखिए देखिए हम नहीं लिए हैं, ये रस्सी का एक टुकड़ा है ना, ये मैस्यू मेयर हम नहीं लिए हैं, हम बेगुनाह हैं। और इस तरह से करते करते बेचारा के काचे हो गया, मर ही गया, ठीक ना। कहता है इसलिए कि बाटर बाटर कहला बाबू पानी ना तो मांगला हो, बाटर ऐसे शब्द हो बाबू ले लो को तोहर जनवा हो, है ना। इसलिए जो भाषा है वही भाषा में बोलना चाहिए। हो से कम को क्यों नहीं बोल पा रहा था, तो गुस्से भ्रम के कारण नहीं बोल पा रहा था,
ठीक ना। वह किस बात से आता था, तो अक्सर अपनी है ना नॉर्मल बातों पर डिंग हकता था, चला के हकता था, लेकिन अभी फंस गया बेचारा आदत में। होशे कम को पीठ पीछे लोग क्या कहते थे, है ना, तो किसको कहता था, क्या चीज, चालाक, ये सब इसको झूठ बहाने बना रहा, ऐसा कहता था। होशे कम की बातों का मजाक कौन बनाता था, तो गांव के आवारे छोकरे। होशे कम की मौत कब हुई थी, तो जनवरी के शुरुआती दिनों में, है ना। और इन्हीं कारणों से पाठ का जो होता है खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लर्क की मौत। कौन पाठ पढ़ेंगे, क्लर्क की मौत, है ना। क्लर्क की मौत के लेखक है एंटोन चेखोव। कौन लेखक है, तो एंटोन चेखोव, ठीक है। एंटोन चेखोव किसके अच्छे हैं, लेखक है। ठीक है, ये रहे एंटोन चेखोव जी। ठीक है, एंटोन चेखोव जी का जन्म 1860 में और निधन 1904 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो रूस के थे। रूसी कलाकार, है ना, नाटककार चेखोव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। महान लेखक में इनका नाम क्या आता है, इनका एक इंग्लिश में हम लोग का पार्ट पढ़ना है, ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कौन सा पढ़ना है, तो क्लर्क की मौत, ठीक है ना। उसने लेखन शासन व्यवस्था, उनके तंत्र मानवीयता को रेसे रेसे उखाड़ता है। आम आदमी का निरुपायता, उसका लागदारी रह रह करके लेखन में उभरती है। और चेखोव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की करुणा ईमानदार सच प्रस्तुत करते हैं। इनका जो कहानी रहता है ना, ईमानदारी के प्रति, कि कैसे लोग ईमानदार लोग, है ना, एकदम ईमानदारी का, है ना, यहाँ पर व्यक्तित्व करते हैं, ठीक है ना। और ये, है ना, अपने फंसे हुए व्यक्ति को करुणा के बारे में बताते हैं। और महान रूसी कथाकार लियो टोल्स्टॉय ने चेखोव के लिए कहा था, जो लियो टोल्स्टॉय था, है ना, जो कहे थे चेखोव के लिए कि चेखोव एक अतुलनीय कलाकार है, मानी किनके जैसा कोई भी नहीं है। किनके जैसा, तो चेखोव जी के जैसा, ठीक है। ये रहे चेखोव जी, ठीक है। और कहता है इसमें क्या चाहिए, कि अद्वितीय हैं, जीवन के कलाकार हैं। इनकी रचनाओं का गुण, है ना, बोधमय भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। इनका जो रचना है ना, से हर मानव के लिए अलग अलग प्रकार के है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कच रहे हैं चेखोव जी, ठीक है ना। फोटो में दिखाई दे रहा है, ये है चेखोव जी, ठीक है ना। और इसके बाद भाग में कहता है, ये भी है चेखोव जी, एंटोन चेखोव, ठीक है ना। चलिए कहानी पर आते हैं बिना देर के, बस ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा, कहानी दिमाग में तो घुस जाएगा। कहानी के पहला भाग कहता है, एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दिमित्रिव चेरकोव अव्वल, है ना, यही नाम है भाई। नाम में थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि किस प्रकार से नाम है, बस, और कुछ नहीं। इवान दिमित्रिव चेरकोव नाम क्या था, है ना, क्लर्क का, है ना, इवान दिमित्रिव चेरकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लेक्चोचेस द कर्निल का आनंद ले रहे थे, ठीक ना। मतलब कि देखिए, जो हॉल होता है, हॉल में सीट होती है, ठीक ना, अव्वल दर्जे का मतलब सबसे बढ़िया वाला। और हॉल में सीटें कुछ बिल्कुल आगे वाला सीट बढ़िया नहीं होता, आगे से स्क्रीन सामने रहता है, पीछे वाले से सिनेमा देखने में मजा आता है। तो पीछे से दूसरे नंबर पर कच्ची कर रहे थे, फिल्म बैठ करके देख रहे थे, ठीक ना, खेल देख रहे थे। वह खेल देख रहा था और आनंद ले रहा था, ठीक ना। अपने सुखी मनुष्य समझ रहा था, अपने आप को कैसा मनुष्य समझ रहा था, तो सुखी कौन, तो क्लर्क, ठीक है, यानी कि इवान दिमित्रिच चेरकोव, ठीक है ना। अचानक एकाएक कहानियों में एकाएक घिसा पिटा शब्द हो गया, किंतु लेखक सही ही हैं, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखों के सामने ओर चढ़ गई और उसकी सांस रुक गई। और वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान को दोहरा गया और कहा, आंख। कहने का मतलब कि बेचारा फिल्म देखते 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 आनंद कर रहा था, खेल देखते 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 देखते, है ना, मगन हो गया, उससे मारा, आंख इधर उधर की, आंख करते 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 उसे छींक आ गया, है ना, आंख तिलना रहा था और छींक आ गया। कहने का मतलब है, मतलब कि यहाँ पे 3 डैश करने को कि आज लगातार 2-3, कहने का मतलब कि उसे छींक आ गई, ठीक ना। यहाँ तक की बातों को अचंभों से भरी का एक उसने शब्द मुंह से कोड़ा, सामने आंख की ओर चढ़ गई, सांस रुक गई और उसे कचे आया, आज छींक। यहाँ पर संबोधन करने के लिए इतना लिखा गया है, कहने का मतलब उसे छींका। यूं तो हर कोई को जहां तहां छींकने का हक है ना। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक के छींकते हैं, सब कुछ छींकता है,
छिपता कि नहीं छिपता है, ठीक है। हर कोई छिपता है, हर कोई। चेरकोव को, है ना, इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए चारों तरफ देखा कि कहीं उसने छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। चेरकोव क्या करते हैं, है ना, छींकते हैं, उसके बाद फिर अपना रुमाल से नाक को पोंछते हैं और उसके बाद देखते हैं हमको वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन, है ना, तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहले व्यक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, तो अपनी गंजी खोपड़ी, टकला महाराज, है ना, और गर्दन के दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता सजा रहा था। मतलब कि देखते हैं सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बार इस तरह से कच कर रहा है, पोंछ रहा था अपना गर्दन। अब इनको हो गया टेंशन। चेरकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया और वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजोलोव था। चांदिल जो था, गंजी खोपड़ी वाला, है ना, कौन था, तो जनरल ब्रिजोलोव था, ठीक है ना। अच्छा, उकाची थे तो मंत्रालय थे, यातायात डिपार्टमेंट के। मैंने उनका ऊपर छिपा, मतलब कि कहते हैं क्या चेरकोव जी, मतलब क्लर्क जी, कि मैंने उसके ऊपर छींका है। चेरकोव ने सोचा, वह मेरे अफसर तो नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा वाला बात है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। किसने सोचा, चेरकोव ने सोचा, क्लर्क ने सोचा कि ओह कितना गलत बात है ना, हम उनको पर छींक दिए, ठीक है। तो कहानी से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए तो अच्छा बात रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि लक्सोवेद दे क्रेन्स्विस का आनंद कौन ले रहा था, तो कौन, क्लर्क यानी कि इवान दिमित्री लिचू। इवान दिमित्री क्या देख रहा था, तो खेल देख रहा था। क्या देख रहा था, खेल, ठीक है। कहानियों में सबसे घिसा पीटा शब्द कौन सा है, तो एकाएक, माने कि अचानक, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है चेरकोव दोहरा क्यों हो गया था, तो छींकाने के कारण। चेरकोव ने किसको पहचान लिया था, तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव को पहचान लिया था, है ना, कि मैंने उनको प्रकाशित कर दिया, छींक दिया, ठीक है। अभी तक के तो 5 क्वेश्चन, आगे चलो, है ना। अब कहता है क्या, हल्के से खांस कर चेरकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि डैश आपको तकलीफ हो, है ना, माफ कीजिएगा हमें, है ना। तो उधर से कहते हैं, कौन कहते हैं, तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल, है ना, कहते हैं अजी कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर लेकिन कहते हैं क्लर्क, कृपया मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें, मैं जानबूझकर यह नहीं करना चाहता था ना, यह जानबूझकर नहीं हुआ था। तो फिर उधर से कहते हैं यातायात मंत्रालय, कृपया तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो, मतलब कि खेल के मजा लेने दो, है ना। और फिर कुछ बुड़बड़ाया, चेरकोव झेप से मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की, ठीक ना, कि कैसे चलो। और कि वह कैसे कर रहा है, खेल देख रहा है, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि उसे बेचैनी पीछा नहीं छोड़ रहा था कि महाराज ब्रिजोलोव हमको माफ नहीं किया। बेचारा बखुला रहा था, क्यों हो, लगता है कि माफ किया नहीं हमको, क्या करें, माफी मांगे, है ना। इनको नहीं लग रहा था, थोड़ी देर के लिए कुछ, है ना, पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उसके आसपास घुमा फिरा और फिर साहस बटोर करके मिनमिनाया, कहा कि महाराज, हे महाराज, मालिक हमारा माफ कर दो मालिक, जानबूझ के हम नाम छींक ले लियो मालिक, है ना, गलती से बोला गया हुजूर, है ना, हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ करे, आप जानते हैं कि ये अचानक आ जाता है ना, मेरा मतलब यह नहीं था कि हम आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन गलती छींक आ गया, मुझे माफ कर दिए। तो उधर से मंत्री जी कहते हैं, यातायात जी के, है ना, अरे बस भी करो, मैं तो भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री से उसका अधर पकड़ने लगा, क्या ठड़ा, ठीक ना। लेकिन फिर कहता अगला भाग में, कहते हैं कि भूल गए हैं लेकिन आंखों में भी द्वेष भरा है। ये क्या बोलते हैं, क्लर्क कहते हैं कि भूल गए हैं लेकिन आंखों में तो लग रहा है कि नहीं माफ किए हैं, है ना। अच्छा, चेरकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते हैं, है ना, मतलब कि देखते हैं, कहते हैं शायद बात ही करना नहीं चाहता हमको से, माफ करल नहीं चाहता, मुझे उन्हें अवश्य समझना चाहिए, मेरा मतलब यह नहीं था कि उसे स्वाभाविक चीज होती है, चीज आ जाती है, नहीं तो शायद ही वह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। ये सब बते के सोच रहे हैं क्लर्क, है ना। अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे लेकिन बाद में सोचने लगे, तो है ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिर एक बार माफ
मांग लेना चाहिए, ठीक ना। घर पहुंचकर चेरकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। कहा कि क्या बताए हम आपको, आज हम देख रहे थे खेल, है ना, हमें अचानक छींक आ गई और यातायात जी के मंत्री थे, हमको पर छींक गई, कहीं वैसा ना सोचने लगे कि हम पर थूक रहे थे। आई घटना को पूरा दोहरा दिया। पत्नी कह कि अरे भाई, है ना, माफी मांग, लेकिन माफ नहीं किया बढ़िया तरीका से। उसे लगा कि बीवी इस घटना के बाद बड़ी बेलापरवाही सुनी, है ना। जब बीवी को सुनाया तो उसको लग रहा था कि ये हमको बात को सुना नहीं, है ना, और पहले से सहम गई। यह जानकर के ब्रिजलोक पर आया है अवसर है और निश्चिंत से सो गई। मतलब कि कुछ ज्यादा व्याख्या उतना नहीं किया, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कर देखो। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है कि चेयरकोव जनरल से माफी क्यों मांगता है, तो उसे छींक आ गया था, है ना, तो छींकने के कारण, ठीक है। दूसरी बार क्षमा मांगने पर जनरल ने क्या कहा, तो कहा कि अरे बस मैं तो भूल भी गया था, है ना। चेयरकोव ने जनरल का संदेह की नजरों से देखते हुए क्या सोचा था, है ना, तो सोचता था कि लगता है कि हमको कहते हैं कि भूल गए, लेकिन आंख में कांची भरा हुआ, विद्वेष भरा हुआ, माफ नहीं किए। चेयरकोव जनरल से क्या समझना चाहता था कि छींक एक स्वाभाविक चीज है ना। चेयरकोव से तो कह दे कि स्वाभाविक चीज है ना, सब हो जाता है तो सारे समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, है ना, नहीं समझते हैं। और चेयरकोव छींक वाली घटना किसको बताते हैं, तो अपनी पत्नी को बताते हैं, लेकिन पत्नी इनको लगता है ऐसा कि पत्नी इनकी बातों को ध्यान से सुने नहीं है, ठीक ना, इसलिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि, है ना, पत्नी का कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, नहीं तो वे सोचेंगे कि तुम भले आदमी हो जो बैठने का सहूर नहीं है। पत्नी और बोल दी दो बात, है ना, कि जाकर के माफी मांग लीजिए ना, नहीं तो कैसे सोचेंगे, हर समय सोचेंगे कि हो गए हैं इतना बड़े, अभी तक के बैठने का सहूर नहीं है। यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था कि कोई कायदे से बात ही नहीं हुआ, फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। कहते कि हम माफी मांगे थे, लेकिन कायदा से बात ही नहीं हुआ, अजय तरह से बात ही नहीं हुआ, है ना। अच्छा, अगले दिन चेयरकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफी मांगने गया, एकदम जेंटलमैन बन करके, टाई कस करके, है ना, कहाँ चल गया, माफी मांगने। जनरल के मुलाकाती, है ना, कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था। जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था और उससे कुछ बातें करने के बाद जनरल की निगाह उस पर चेयरकोव के चेहरे पर जाट गई। जनरल बातें सुन रहा था, बात सबके देख रहा था, सुधार कर रहा था, है ना, बस अरे 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 किसको देखे गए, किसको देखा, तो क्लर्क को देखा, है ना। तो ये कहते हैं क्लर्क, क्या कहते हैं भाई, क्लर्क कहते हैं हुजूर कल रात, है ना, आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, है ना, तो क्लर्क ने शुरू किया, मैं आज छींक दिया था, है ना, मुझे छींक आ गई थी और फिर आपको छींक पड़ गया था, है ना, सॉरी सॉरी ऐसा हो गया था, हम जानबूझ के ऐसा नहीं कहते, मुझे माफ कर दे, हम क्षमा चाहते हैं, फिर से कैसे करें। अब बेचारा जनरल की थी, हे भगवान, ओ क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा, कहा क्या बकवास है, दूसरा तरफ मुड़ गया। अब फिर बेचारा टेंशन कि लगता है कि फिर माफ नहीं किया, ठीक है, मेरी बात सुनते ही नहीं, है ना। डर से पीले पड़ते हुए चेयरकोव ने सोचा, मैं बात ये ना सुना था भगवान, इसका मतलब है कि मुझसे नाराज है ना, बात यही खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात समझा देना ही चाहिए। वो कैसे सोचे कि हमको लगता है कि बात वो कैसे करना चाहिए, समझा देना चाहिए। जब जनरल अंतिम पार्थी के बात करके निजी कमरे में जाने लगा, है ना, मतलब कि सबके बात कर दिया जनरल, तो निजा अपना प्राइवेट कमरा में जाने लगा, मुड़ा, चेयरकोव पीछे उसके भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। चेयरकोव पहुंच गया, है ना, हुजूर हुजूर माफ करे हुजूर, है ना, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ, है ना, मैंने कि फिर माफी मांगा। अब जनरल कहता एकदम रुआसा चेहरा, हाथ हिलाया, और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, इधर तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, है ना, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया, है ना, कि काची कहा लगी बार बार माफी मांग रहा, माफ तो कर ही दिए भाई, देर में माफी मांग मांग के, है ना, हमरो बेइज्जती करा से तू बस भाई वाह छोड़ पीछा यार, अब कबाड़ी के पीछे काचे हो गया, लुका गया, ठीक है। इससे पहले आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता चेयरकोव की पत्नी उसको क्या सलाह देती है ना, तो उसको सलाह दी थी क्या कि जनरल से जाकर के माफी मांग लीजिए। जनरल क्या कर रहा था, तो प्रार्थियों की अर्जियां सुन रहा था, है ना। और क्या कहता है क्वेश्चन कि चेयरकोव क्या सोच रहा था, तो वो सोच रहा था कि शायद जनरल हमसे कच्चे हैं, नाराज हैं। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि हाथ हिलाते हुए जनरल ने चेयरकोव से क्या कहा, है ना, तू तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, है कि नहीं। और काची करते हैं तो चल जाते हैं कि दरवाजे के पीछे। कहानी यही खत्म नहीं होती, अब आगे देखिए, बेचारा एक तो बेबस है ना,
माफी मांगने के लिए, और इनको लग रहा है कि मजाक बना रहे हैं। दोनों तरह से सोचा जाए तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की जगह पर सही है ना। लेकिन कहानी के निष्कर्ष भी नहीं, मजाक चेरकोव ने सोचा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता है ना। मुझे तो इसकी कोई मजाक नहीं दिखता, जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी की अब क्षमा प्रार्थना से परेशान नहीं करूंगा, है ना। भाड़ में जाएगा, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूं, है ना। मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं कभी नहीं जाऊंगा। बस ये क्या चाहिए कि हम एगो चिट्ठी लिख देंगे, माफ करना होगा तो माफ करेगा। इनको लगता है कि है ना मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम चिट्ठी लिख के बता देंगे, हम माफी मांग लेंगे, लेकिन अब इनको सामने नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी इनको मन में है ना माफी मांगने का विचार अभी गया नहीं। इसके आगे वाला भाग में ऐसे ही विचारों में डूबा चेरकोव घर वापस पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। पहुंचा तो पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचार, लेकिन यह नहीं तय कर पाया कि किन शब्दों से लिखा जाए। ये नहीं सोच पाया कि हम कौन शब्द से लिखना शुरू करें। ठीक है, अतः अगले दिन फिर उस मामला को साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। फिर से कि चलो अब चल ही जाते हैं, काची लिखे, ठीक है। अब जा करके फिर कहता है, श्रीमान मैं कल आपके कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, है ना, ऐसा कहना शुरू किया। श्रीमान मैंने जो कल आपको कष्ट देने की हिम्मत की थी, है ना, और उसके लिए वो अचानक छींक आ गया था, आपको दिक्कत हुआ था, उसके कृपया प्लीज 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 हमको माफ कर दिए महाराज, है ना। तब उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने, है ना, उसे काची किया, प्रश्न सूचक निगाह डाली, मैंने कैसे देखा, आंखें करके प्रश्न सूचक निगाह से उसे क्या देखा। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा हुजूर ने कहा, है ना, आपके पास माफी मांगने आया था कि आपकी छींक से मेरा, है ना, आपको मेरी छींक से जो कष्ट हुआ था। जहां तक आपकी मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसा बात तो कभी सोचा भी नहीं, है ना, सोच भी नहीं सकता। अतः हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात किया जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, बड़ों की इज्जत कहाँ रह जाएगी, है ना। प्लीज 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 माफ कर दे। इतने में आ जाता है जनरल जी को गुस्सा, कहते हैं निकल जाओ यहां से। गुस्से से कांपते लाल पीले जनरल ने चीखा, है ना। अब बेचारा चकबोक भय से भयभीत चेरकोव क्या, पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। अब चेरकोव को लगा जैसे कि भीतर से टूट गया। बेचारा लड़खड़ाते लड़खड़ाते, है ना, पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे के बाहर आया। सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न कुछ सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चलित सा वह सड़क पर बढ़ता गया और घर पहुंचकर बिना वर्दी उतारे जैसे को तैसा सेफे पर लौट गया और वह मर गया। टाटने से यहीं पर कहानी का जो होता है खत्म हो जाता है ना। इस तरह से कचे था कहानी के भाग था। आपको कैसा कहानी लगा जरूर बताएं। इसलिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। कहता चेरकोव को अंत में क्या निर्णय लिया, तो कहा कि कच मैं जनरल को पत्र लिखूंगा। ठीक है, चेरकोव क्या नहीं समझ पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि पत्र किस शब्द से शुरू किया जाए, है ना, कैसे लिखा जाए। जनरल ने चीख कर चेरकोव से क्या कहा, तो कहा कि निकल जाओ यहां से, है कि नहीं। चेरकोव सड़क पर किस प्रकार चल रहा था, संज्ञा शून्य यंत्र चलित जैसा, मतलब कि कोई आवाज नहीं, एकदम कोई मूवमेंट नहीं, सब चला जा रहा था। सोफे पर लेटते ही चेरकोव को क्या हुआ, वह बेचारा मर गया। यहीं पर ही पाठ का होता है क्लर्क की मौत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी पेशगी कहानी, ठीक है। तो पेशगी कहानी, ठीक है, पेशगी कहानी किन के द्वारा लिखा गया, तो हेनरी लेपोज के बारे में लिखा गया। हेनरी लेपोज 1937 में का जन्म हुआ था। प्रतिपूर्ति भाग की कहानी है, दिगंत भाग 2 का, ठीक है। तो चलिए, है ना, ये रहे हमारे हेनरी लेपोज, ठीक है, ये अफ्रीका के रहने वाले हैं। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है अफ्रीका देश कांगो में जन्मे हेनरी लोपेज। कहाँ में जन्मे है, तो अफ्रीका देश के कांगो में है, ठीक है, इनका जन्म था। हेनरी लोपेज हमारे समय अत्यंत समर्थक लेखक रहे, मतलब बहुत ही अच्छे लेखक हैं। कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। कौन, तो हेनरी लोपेज, कोई आम आदमी नहीं है ना। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं। वर्तमान में वे यूनेस्को के संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक हैं, ठीक है। हालांकि वर्तमान में अभी तो नहीं होंगे, लेकिन यह जब किताब रचना किया रहा था वो उस समय की बात है जब किताब के कहानी भाग लिखा जा रहा था। अति व्यस्त दिनचर्या में सक्रिय राजनीतिक जीवन के साथ साथ लोपेज ने अपनी लेखकीय कर्म को भी उतना ही गंभीरता से निभाया है और उनका लेखक विकसित एवं विकासशील दुनिया के अब विकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है।
मतलब कि जो कहानी है ना, कहानी में ऐसा कुछ लिख देते हैं कि है ना, विकास जैसे विकासशील देश, कहने का मतलब है कि जहाँ पर पूंजीपतियों का राज ज्यादा चलता है, विकसित देश उसे कहते हैं जहाँ पूंजीपतियों का राज। विकासशील मतलब कि अपने कार्य प्रकाशशील रहे, और अविकसित देश जहाँ बेचारा लोन कर्जा से ग्रसित रहे। तो अविकसित देश अफ्रीका है ना, और विकासशील और विकसित देश के बीच कितना दूरी है ना, इस तरह की कहानी के लेखक इसमें दिखाते हैं। मतलब कहानी के कुछ अलग ही भाव से यहाँ पर मोड़ करके दिखाते हैं, है ना, जिसके जैसे तक कि नाम है पेशगी, पाठ का नाम ही क्या है, पेशगी। पेशगी कहने का मतलब होता ना कि किसी काम के बदले में, है ना, किसी काम के बदले में दिया गया चीज, रुपया, पैसा, मदद, हेल्प, पेशगी, ठीक है ना। यहाँ पर पेशगी शब्द का कहानी पूरा पढ़ेगा तब सुनिएगा तो पेशगी का अर्थ साफ साफ शब्द में अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना। देखो कहानी का थोड़ा सा शुरू वाला भाग जो रहता है हर जगह हर समय हर भाग में इसी तरह से रहेगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कहता अच्छा नहीं है, छोटी मच्छी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। कहानी में कोई दृश्य इस प्रकार से रहेगा, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ है फ्रैंकवा, देखो, यह कहते हुए कार्मेन ने खुद संतरे का एक मुंह चीरा में डाल लिया, फिर उसने आंखें मूंद ली। छोटी लड़की ने स्थिर भाव से देखती रही, है ना, पूरा खा लो, फिर कहती है। कार्मेन ने उसे संतरे का चौथाई भाग दे दिया और ऐसा लगा जैसे पुरोहित अपने जजमान को अर्पित कर रहा हो, लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। अब तक के 7 बज चुके थे। कार्मेन को अपना काम निपटाने का जल्दी था, क्योंकि वह मालकिन से अब तक के नहीं पूछ पाई थी, है ना। यहाँ पर कहानी में दृश्य कुछ इस प्रकार से है कि एक छोटी बच्ची है ना, जो कि खाना नहीं खा रही है। उसको खिलाने के लिए जो नौकरानी है ना, वो बार बार उससे कैसे कर रही है, मना रही है कि माई खा लो छुटिया बचिया ननकी, है ना, खा लो, अच्छा लगेगा, देखो बहुत बढ़िया संतरा है, ठीक है ना। फ्रैंका उसका नाम है छोटके बच्चे के, ठीक है ना। और जो नौकरानी है जिसका नाम है अपनी कार्मेन बताया गया है ना, कहता कि देखो बहुत बढ़िया है, और एक संतरा का टुकड़ा लेकर के अब मुंह दबाते कहते ओहो वाह कितना बढ़िया, खा लो, लेकिन फिर लोग खाते नहीं और कहते हैं कैसे कि नहीं बेकार है, फेंक दो इसे, है ना, मुंह बिचकाते हुए कहते हैं। इस तरह से कुछ कहानी के दे दिया। कार्मेन उस संतरे का चौथाई भाग दे दिया और ऐसा लगा जैसे कि मान लो ऐसा दे रहा था जैसे लगा था कोई पुरोहित के दान कर रहा था, मैंने कि गजब सीन वहां पे है ना, छोटे से बच्चे में। और अभी तक कि सोच रहे थे कि 7 बजने वाला, सब काम निपटाए भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर के सीन है। फिर आगे का भाग में कहता है कि वह अधिक तेज आवाज में, है ना, बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। फ्रैंकवा, अब खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं? पर बच्ची ने एक नहीं माना। फ्रैंकवा को डांटने लगी कौन, कार्मेन, है ना, कि फ्रैंकवा खाती हो या तुम्हारी जाके माँ को बताऊं, है ना। जानकारी के लिए बता दे कि फ्रैंकवा की माँ जो है ना, सो बहुत ही अमीर घर के है महिला, है ना, और उसके पास उतना टाइम नहीं रहता कि अपने बच्चे को देखभाल करे, और बच्चे को देखभाल करने के लिए कार्मेन नामक के नौकरानी को रखता है। हालांकि कार्मेन की एक बच्ची भी है, संतान भी है, ठीक है। घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी, है ना। काची कहता है कि घर के मालकिन जो था न से अपने पति के साथ काची में था, बैठक में। वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों पर मनोरंजन कर रही थी। काची खेलने के लिए, ब्रिज खेलने के लिए। वह पहले कई बार कार्मेन को मना कर चुकी है कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करे, मतलब कि अपना कंपनी में बातचीत करते रहता है तो उसको तंग नहीं किया जाए, ऐसा नौकरानी को समझा दिया गया। ऐसे में कार्मेन भला साहस जुटा पाते कि उन लोगों को मौज मस्ती में खलल डाले, है ना, और इसलिए उसे चाहते थे कि शायद हम नहीं बोले तो ठीक रहेगा, है ना। इसलिए फ्रैंका को उसे फटकार कर सुनने का डर नहीं था। वह मानते थे कि लोग ऊंची आवाज में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं, क्योंकि ऐसे मानते थे काची कि अगर बड़ा लोग होशियार है ना तो मतलब कि अपना टेंशन दूर कर रहा है ना। और चौकीदार फर्डिनांड के अनुसार चूंकि मैडम के पति उसे पीटता था, चौकीदार एगो था जिसका नाम क्या था, फर्डिनांड, ठीक है ना। चौकीदार का नाम याद रखेंगे फर्डिनांड, नौकर का नाम क्या था, कार्मेन, लड़की का नाम क्या था, फ्रैंकवा, ठीक ना। चूंकि मैडम के पति उसे पीटता था, चौकीदार के अनुसार कि मैडम के पति जैसा से उसको पीटता था, वह अपना गुस्सा नौकर पर उतारती और मैडम से अपना गुस्सा किस पर उतारती थी, नौकर पर। और उसे नाराजगी क्यों, शांति चित्त से स्वीकार करना ही बेहतर था। और नौकरानी को बेचारा, नौकर को बेचारा, गार्ड को बेचारा ही महसूस करना पड़ता था कि हमने चलो भाई सुन लेते हैं, है ना। उसे डांट सुनना पड़ता था, थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा था ऐसा डांट थी, सबके सामने रहती। इसलिए कार्मेन ने रुकना मुनासिब समझा, सोचा कि अच्छा चलो रुक ही जाते हैं, 7 बज गए तक का हुआ, लेकिन अगर नहीं रुकेंगे तो फिर मालकिन डांटेगी, हाँ सबके सामने डांटेगी, है ना, इसलिए रुक गई। और फिर मैडम की एक बुरी आदत थी, वह बच्ची के साथ इस तरह बात करती थी मानो वह वयस्क हो।
मैडम के एक और बुरा आदत था काची है ना, जब भी लड़कियों से बात करती थी तो ऐसा बात करती जैसे कि मनुष्य आना हो, लेकिन से लेकिन की तरह बात करना चाहिए, बाबू, छोटका, ननका, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है कि छोटी बच्ची किसको स्थिर भाव से देख रही थी, तो कार्मेन को। छोटी बच्ची थी ना, कार्मेन ने संतरे का चौथाई भाग किसको दे दिया, तो फ्रैंकोआ को दे दिया, है ना। कार्मेन किसकी मौज मस्ती में खलल नहीं डाल सकती थी, तो मालकिन की मौज मस्ती में, है ना। कार्मेन मालिक के विषय में क्या मान्यता रखती थी कि मालिक ऊंची आवाज में बोलकर अपना तनाव दूर करते हैं, है ना। अपरिस्थितियों के सामना डांट खाना कैसा लगता है, तो थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा लगता है ना। अपरिचित के सामने माने कि अनजान आदमी के सामने भी डांट खाना कैसा लगता है, थप्पड़ से भी ज्यादा बेकार लगता है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से छड़ता है ना। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ा रहे हैं ना, सुन करके ध्यान से सुनोगे तब सब समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से प्लेबैक कर लेना। फ्रैंकवा, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने आज खाने में क्या लिया, है ना, कौन बोलती है, मालकिन बोलती है। और छोटे फ्रैंकवा एक एक करके सुनाती, है ना, और उसे कहने में बताने में मजा आता, है ना, कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं क्योंकि जो संतरे कार्मेन ने दिए थे वे सड़े थे। क्या बोलते छोटकी फ्रैंकवा। और मैडम इस बात के लिए कार्मेन को डांटती, उसे बताया क्यों नहीं, वह भी खास करके जबकि उसके पहले ही, है ना, काजी कर दिया था। तो चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतः संतुलित नहीं होता, आदि आदि, है ना, मतलब कि उसे काजी का और तरह तरह के भोजन उसको मिलना चाहिए, है ना। पहले बता दिया गया था कि इस तरह के भोजन उसको देना है, और बहुत सारा डांट करनी है। कार्मेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती, जितना ही बोल जाता सब सुन लेती बेचारी। उसके गांव एवं पूरे मोकेले केले में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे पेट भर जाए और वह भूखा नहीं रहे। मतलब कि मालकिन के नजर में हमेशा था कि कैसे होना चाहिए, लड़कन के पेट भर रहना चाहिए, और कुछ हो या ना हो उससे कोई बातचीत करे या नहीं करे। इसके अतिरिक्त उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती और उसका कोई अंत नहीं होता, बस खाली चिंता होता था कैसे होता, उसे संतुलित आहार मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसका बाद कार्मेन का हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी, है ना, उसके सामने सिर्फ चारा था, वही करना था जो खिलाने के लिए उसको माँ करती थी। मतलब कि कार्मेन के पास यही केवल चार रहता था कि चाहे जो हो जाए फ्रैंको को खाना खिला देना है समय पर, जो भी चीज हो उसको देना है, ठीक ना। सो एक हाथ से, है ना, आदि काची करते थे बेचारे। सो एक हाथ से क्या करते, सो एक हाथ से, है ना, उससे बच्ची को मुंह में खोला और दूसरा हाथ से उसे फल का टुकड़ा मुंह में ठूंस दिया, कैसे किया, है ना, कि एक हाथ से और ठंडिया जा, है ना, और कैसे क्या, फ्रैंको चीख पड़ी। इस अंदाजा तो, है ना, वह चिल्लाती रही, गुस्से में उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल्स बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने की आवाज से आ रही थी। यह आवाज मैडम के कदमों की थी जो दौड़ी चली आई। कार्मेन की जीत हुई, है ना, मैंने कहने का मतलब यह है ना, कार्मेन ये ऑर्डर था कि चाहे जो हो जाए लेकिन के मुंह पकड़ करके ठोंस के अनंतर चिचिया लगा फ्रैंको। उधर से मम्मी आई, पैर पटकते एकदम जोर जोर से बोलते हैं, तो देखते अच्छा खाना खिला दे, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना, अब खुश होती है मालकिन, है ना। यह क्या हो रहा है मैडम, वह नहीं खाना चाहती। किसने बोला, तो कार्मेन बोला। ओह जबरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची है ना, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है। क्या कहती है मालकिन, कहती है ना, उसे कच्ची कर दो, छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो, है ना, अभी करे जबरदस्ती मत करो, ठीक है। आगे कहता, मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ प्यार से फेराई जगह, है ना, और उसे कई बार चूम लिया। कार्मेन यूरोपियन तरीके से डेजर्ट लेने चली गई, और कच्ची क्या है ना, जाकर कौन से खाना लेने चल गई। जब वह वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में हो गई, कहाँ हो गई, हॉल में। वहां उसने अपने मन की बात छेड़ ही दी, पर उसे लगा कि यह बिल्कुल उचित अवसर नहीं था। उसको जो मन में बात था, ठीक ना, वो छेड़ दिया, लेकिन उसे लगा कि उचित बात नहीं है, ठीक ना। क्या बात था, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रैंको ने माँ को क्या बात बताई थी, तो उसे डेजर्ट में कुछ भी नहीं मिला। फ्रैंको ने माँ को बताया था कि उसको डेजर्ट में कुछ नहीं मिला। मालकिन ने कार्मेन को क्या चेतावनी दी कि डेजर्ट के बिना बच्चा का आहार पूरा नहीं होता, इसलिए डेजर्ट देना उसे बहुत जरूरी होता है। फ्रैंकवा क्यों चीख रही थी, है ना, तो कार्मेन ने उसे जबरदस्ती फल खिला दिया था, जिसकी वजह से क्या चीख रही थी, ठीक है। मालकिन ने फ्रैंकवा को क्या खिलाने के लिए कहा, तो कहा कि जाओ फ्रिज में से क्या खिला दो, अंगूर खिला दो, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग में देखो, तो रास्ता जा रहे थे, है ना, फ्रैंकवा ने, है ना, मजे में अंगूर खा गई, अंगूर ला के दिया गया, खा। अंगूर निश्चय ही अच्छे रहे होंगे, है ना, क्योंकि यह
बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी। इसे पता चलता है कि शायद अच्छा होगा, तब तो खा रही थी, है ना। उसका स्वाद जानने के लिए एक दिन कार्मेन ने कुछ अंगूर चुरा कर रखने ही होंगे। कि काहे खा लेता है अंगूर भाई, है ना, इसको काची करना होगा, चुरा करके थोड़ा सा। छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही और इसी बीच कार्मेन ने अपने गालों पर लुढ़ाए आंसुओं को पोंछ लिया। बेचारी का आंसू आ रहा था, दुख में था, है ना। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। कार्मेन उसके साथ तब से थी जब से वह सिर्फ 2 महीने की थी, है ना। जब बच्ची खा रही थी तो इसको आंखों में आंसू आ गया, है ना। कची क्या आंसू को गाल पर से पूछा और उसको क्या याद आया कि हम इसके तब के साथ से हैं जब से कची थी 2 महीना की थी, ठीक ना। व्यवहार था, है ना, उसने ही तो बच्ची को पाला था। व्यवहार से देखा जाए तो कार्मेन ही बच्ची को पाला था, है ना। फ्रैंको मैडम की बेटी थी, है ना, तो भी उसकी भी थी। यहाँ तक कि वह काम छोड़ भी दे तो मैडम छुट्टी भी कर दे, तभी समय समय पर आकर फ्रैंको को बड़ा होते देखने से वह खुद को नहीं रोक पाती थी। बेचारी कार्मेन, है ना, बच्चा से काची का होगा, काफी लगा उसको देखभाल करने वाले। कार्मेन उस पर आना दो आना खर्च कराई। कार्मेन काची कराई, है ना, फ्रैंको के ऊपर आना दो आना खर्च करे। फिर उसके कपड़े बदले और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे। 7 से कितना हो गया, 7:30 रात हो चुकी थी। माइके ले पहुंचने के लिए उससे अब 1 घंटा चलना पड़ेगा। जहां उसको जाना था, है ना, वहां जगह का नाम क्या था, तो माइके ले, है ना, माइके ले, ठीक ना। और उसे पहुंचने के लिए 1 घंटा चलना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंको नहीं चाहते थे कि उसका आया, है ना, उसे छोड़ जाए। वह झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही। क्या चाहते थे, कार्मेन उसे एक लोरी सुनाकर सुला दे। कार्मेन का चीज चाहती थी, है ना, कि कार्मेन उसे लोरी, है ना, तो इसलिए काची करते, छोटके बच्चे को फ्रैंको को लोरी सुनाते, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, प्यारे सो जा। लोरी का होता है सब सो जानो अपना अपना। इसके बाद दूसरा गाना होता है ना। वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती है, पर उस शाम 3 गानी पड़ी, है ना, मतलब कि 2 गो तो गाने पर सो जाता है, लेकिन यहाँ पर आज 2 गो पर ही नहीं सोती और लेट हो गया, 3 गो लोरी सुनाना पड़ा उसको, ठीक ना। कार्मेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और था और फ्रैंको के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपने संतान की तरह प्यार करती थी, है ना। वे दोनों एक ही उम्र के थे पर वो कितने भिन्न थे। कार्मेन के भी एक संतान था, फ्रैंको भी वो था, है ना। यहाँ फ्रैंको को सेवा कर रहा है कार्मेन और उसका संतान जो है उसके घर पर, है ना। फ्रैंको एकदम निडर थी और वह बेहिचक भी, है ना, बेहिचक बड़े बुजुर्गों के साथ बात करती थी, नौकरों पर हुक्म चलाती थी और अभी से, है ना, कपड़े पसंद और नापसंद पर नाक नौ भाव भी सिकोड़ती थी कि हमको ये कपड़ा पसंद नहीं, वो कपड़ा पसंद नहीं। किसको, फ्रैंको को। उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती, है ना, वह लजालू था पर अजनबियों से दूर रहता था और अभी से उसने आंखों में उदासी आई थी। फिर भी दोनों बच्चे, है ना, एक ही पीढ़ी के थे। कार्मेन के संतान के बारे में पता चलता है कि उसका बेटा का नाम था हेक्टर, ठीक ना। वो बोलता होता नहीं था, वो लजालू था, लेकिन फ्रैंको जो थे से कचे थे, एकदम फ्रैंक थी, सबसे बात कर लेते थे, है ना, नाक भौं सिकोड़ते थे, है ना, अजनबियों से दूर रहता था उसका बेटा, इसको सबसे बोलते थे, एक ही भाषा बोलते थे, पर वे क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे। कार्मेन इस ईर्ष्या बस नहीं सोची, है ना, पर इतना जरूर चाहते थे कि हेक्टेयर को अच्छी परवरिश हो, लेकिन यह कैसे संभव है, समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा, है ना। मतलब कि कार्मेन तो ऐसे सोचते थे कि दोनों के एक ही तरह से कची करे, भरण पोषण करे, लेकिन यह संभव नहीं था, है ना। इसके बाद यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि फ्रैंको मजे में क्या खा रही थी, है ना, फ्रैंको मजे में क्या खा रही थी, तो अंगूर, ठीक है। फ्रैंको कैसी लड़की थी, तो बातूनी लड़की थी, है ना। और तीसरा कि कार्मेन फ्रैंको के साथ कब से रह रही थी, तो फ्रैंको जब 2 महीने की थी तब से रह रही थी, ठीक ना। कार्मेन के बेटे का नाम क्या था, तो कार्मेन के बेटे का नाम था हेक्टर। हेक्टर अच्छी परवरिश कब संभव हो सकती है, जब समाज और मानव के स्वभाव दोनों को बदल जाएंगे, तब संभव हो सकता है कि शायद दोनों के कच हो जाए एक तरह से, क्योंकि एक गरीब के घर के था, एक अमीर घर का था, संभव तो नहीं था, ठीक है। आय के भाग में देखते हैं हम लोग, कहता उस दिन काम पर जाने का उसका जरा भी दिल नहीं था। एक दिन के बाद है कि कार्मेन का काम करने का जाने का मन नहीं था, है ना, जरा भी दिल नहीं था। पूरा रात बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा। कची कौन, उसका नाम क्या था, तो हेक्टर, ठीक ना। उसके पेट में दर्द था, हेक्टर के पेट में दर्द था, उसे दस्त लगा था, कम से कम 3-4 बार उल्टी भी आई थी। पहली बार तो उसे कुछ आराम मिला था, है ना, लेकिन अंतिम बार पेट में मड़ोर
झपकता रहा, पेट मड़ोड़ता रहा, पर कुछ बाहर नहीं आया। बच्चे का दर्द एकदम झलक रहा था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह बिल्कुल घबरा गई। कौन? कार्मेन, है ना। उसका बेटा का कच हो गया, तबीयत खराब हो गया था, ठीक ना। उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रहा था, है ना। आगे कहता है कि पहले वह अपने 2 बच्चों को खो चुके थे। कार्मेन के 2 संतान थे, 2 कच हो गया था, डेथ कर गया था, ठीक है। और इसे कचे का तीसरा नहीं खोला। बदहसी में उसे माहौल में सोई अपनी माँ को जगा ही दिया, है ना, पर उसने खुद को संभाला और उसे डर था कि माँ को समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाएगी। कचे क्या, है ना, डर था कि माँ, है ना, समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाना चाहिए। जैसा कि पहले दोनों बच्चों के साथ हो चुका था और वे मर गए थे, फिर भी वह हर बार इस तरह से आमदनी के बराबर चढ़ावा देना पड़ा था और उसके मौत की स्थिति के बाद बदतर हो गई थी। तंत्रिकों ने तो बच्चों को मृत्यु का कारण उसे घोषित कर दिया था। अपने माता द्वारा चुने गए वर से शादी करने का 5 वर्षों तक इनकार करती रही और इतना ही नहीं, उसे एक के बाद, है ना, आती बुढ़ियों के बकवास झेलना पड़ता, मानो बच्चों की मौत से कुछ गम ही नहीं हो। कार्मेन को, है ना, ओझा ये सब से अब मिलता है, ना मिलता है कची कि, है ना, 2 बेटा मर गया इसको। इसके पीछे के बाद क्या है कि इसने शादी किया था तब 5 साल तक पति से कचे क्या था, झगड़ा ही किया था, जिसका सजा मिल रहा है ना। और गांव के जो गांव घर के बुढ़ियां लोग हैं, है ना, वो कचे मजाक उड़ाती है। कचे कहते हैं कि ऐसा लोग करती है ना, कार्मेन ऐसा करती है जो कि इसका बेटा मर गया, इसका कुछ गम ही नहीं है। इस तरह से मैंने कच्ची मिलता है, इसको सुनने को मिलता है। बाकी बेचारी की गरीबी स्थिति है, इलाज नहीं हो पा रहा है, संतान उसको मर जा रहा है, ये बात कोई समझता नहीं। आयकरा उसे कैसे करता है, सुनती है बेचारी खाली, है ना। आय कहता है वे इसी बात को, है ना, और बुढ़िया लोग बकवास झेलना पड़ता है, मानो बच्चों की मौत का कुछ गम ही नहीं हो, इस तरह से सुनने को मिलता है। वे उसी बात को, है ना, बार बार दोहराते हैं और बात बात मनवाने को दबाव देती है और वे इस पर दबाव डालते हैं कि या तो भगवान या तो पूर्व आत्माओं की मर्जी का स्वीकार करो या फिर बेचारे बच्चों की नियति, है ना, कि मर जा रहा है, किस्मत में है, ये नहीं इसको, भगवान को स्वीकार करो। ऐसा तरह से मैंने कची सर इसको पढ़ा। उसे किटोंगा फ्लेवियन से शादी कर लेना चाहिए। और सब कचे कहता था, देखो मतलब उसको पति का नाम कचे बताया जाता है कि किटोंगा फ्लेवियन से, ठीक ना। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, एक अच्छा सौदा नहीं था। सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद हुआ खुद का मालिक था। क्लेंज इंडो चाइना में उसकी 4 टैक्सियां चलती थी। कहाँ में? क्वेज इंडो चाइना में। किसकी? तो किटोंगा फिलिपीन के, ठीक ना। और एक दुकान एवं एक बार भी थे उसके पास। क्या था? एगो दुकान था, एगो बार भी था। किटोंगा उसका भार उठा लेगा और उसे और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस तरह से सब लोग बात करते थे। पर हाँ, उसे पहले ही 2 बीवियां थी। किटोंगा कितने बीवी पहले थे? 2 बीवियां। अफ्रीका में सब कॉमन सी बात है ना। और उसमें एक बेकांगो में थी और दूसरा क्वेज में थी, बार चलाते थे। एक बेकांगो में और दूसरा क्वेज में बार चलाते थे, ठीक ना। ये किसके बारे में चर्चा है? तो किटोंगा फिलोबियन के, है ना, शादी के बारे में कहता है। इसमें सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्मिन का बच्चा पूरी रात क्यों रोता रहा? क्योंकि उसके पेट में दर्द था। कार्मिन कितने बच्चे खो चुके थे? तो कार्मिन 2 बच्चे को खो चुके थे। तंत्रिकों ने बच्चे की मौत के कारण क्या बताया? कहा कि कार्मिन को, कहा कि इसको शादी टूट गया था जिसकी वजह से। फिर कहता है कि बूढ़ी औरतों कार्मेन पर किस प्रकार का दबाव बनाना चाहते थे? किटोंगा फिलोबियन से शादी कर लो, है ना। जबकि किटोंगा फिलोबियन के कितने पत्नियां थी? 2 को, ठीक है ना। किटोंगा कौन था? तो एक सरकारी ड्राइवर था, ठीक है ना। इसको आगे के भाग में क्या कहता है ना, थोड़ा समझेगा, ठीक है ना। वह, है ना, वह यह सब सोच ही रही थी, इतने में उसका इतने में ही उसका बेटे ने सुलाया, है ना, बुलाया। वह उसकी चटाई पर सोना चाहता था। उसने बेटा आवाज दिया, है ना, और कचे कह रहा था कि हम चटाई पर सोएंगे, है ना। उसे अकेले में डर लगता था। वह सुबह तक बचेगा। कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके माता पिता तुरंत फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं और वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर यह सब करता है, आवश्यक होता है, उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग नहीं। मन ही मन सोच रही है कौन? कार्मेन, है ना। ये कुछ लोग होते हैं, इनका बेटा का जैसे तबीयत खराब होता है तुरंत फोन घुमाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको कचे देता है, संतावना देता है ना। टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा साहब ठीक ठाक है। लेकिन बेचारी करे तो करे का, इसके पास कुछ है नहीं, है ना। और इसको जीवन देखने के लिए कहा जाता है तो सबको कचे कहता है कि शादी कर लो, है ना, उससे शादी कर लो, उसके कचे सरकारी ड्राइवर से। इसके 2 पत्नियां हैं,
है ना। और कैसे कहता है ना, कि सबसे नजदीक वाले दरवाजे है दवा खाने जो था से बंद था, और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है वह बदतमीज होती है, बदमिजाज होती है, वह हंगामा कर देती है क्योंकि लोग उसे नींद से उठाने की जरूरत करते हैं। अस्पताल में है ना, जो नर्स जैसे कहते कि रात को कौन आता है, नहीं आएगा, जाओ, बुरा बदतमीज करके बजिश कर देते हैं। जहाँ तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है, शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी अरे गहरे के दरवाजा नहीं खोलते। कहता है कि डॉक्टर के पास जाए तो कैसे जाए, अरे गहरे के लिए दरवाजा भी नहीं खोलता। बहुत परेशानी, बहुत टेंशन उसके सर पर। और फिर वह ख्याली पुलाव पका रही है ना, किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखलाने के पैसे तो लगते हैं, फिर क्या है कि दिखा नहीं रहा है, आप प्राइवेट डॉक्टर से दिखाएंगे तो पैसा भी तो रहेगा, पैसा हमारे पास है नहीं। आखिरकार सुबह होते होते बच्चा सो गया, रात बीती कैसे है। जहां तक कार्मेन का सवाल था, उसे उठकर काम पर तो जाना था, है ना। उसे प्रतिदिन माकेले केले से मीपला तक के 2 था, कहां से कहां तक, है ना। तब मीपला से लेकर के माकले केले तक, है ना। चूंकि उसकी मालकिन उसे 7:30 से पहले पहुंचने को कहती थी और समय का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता, इसलिए सुबह होते ही, है ना। थकान के कारण वह बिस्तर से लेटे ही रहना नहीं चाहती थी, थकान से बिस्तर कारण का लेटे रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह पर काम जाना भी चाहती थी, नहीं भी जाना चाहती थी, लेटे भी रहना चाहती थी, काम पर नहीं भी जाना चाहती थी। उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टेयर को दरअसल बीमारी क्या है। वह चाहती थी कि पता करे क्या हेक्टेयर को बीमारी क्या है। जब भी वह बीमार पड़ता, कार्मेन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, है ना। उसका दिल बेचैन हो जाता एक एक बार, है ना। काम पर उसे मन नहीं लगता था, किसको, तो कार्मेन को, है ना। ले गई, है ना। फिर धीरे धीरे शब्दों मैडम साफ शब्दों में कह दिया उसे अपने बेटे के लिए, फ्रैंको के लिए देखभाल करने के लिए पैसा मिलता है। कार्मेन को पता था, मतलब वहां गई, काम करने लगी, है ना। तो बातचीत होता है मैडम के साथ और कार्मेन के साथ। तो कार्मेन कहती है कि तुमको काम मिलता, पैसा मिलता है किसके लिए, फ्रैंको को सेवा पानी करने के लिए, ना कि तुम्हें अपने बेटा की सेवा पानी करने के लिए। कार्मेन को पता था कि उसकी माँ, है ना, एक अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टेयर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कार्मेन को ऐसा लगता था, है ना, कि उसकी माँ जो है से वो अन्य महिला, है ना, कहे रिश्तेदार जो है डॉक्टर उसके हेक्टेयर को ले जाएंगे और दिखाएंगे। उसका कलीबाई परिवार बड़ा है ना, जहाँ किसी के हाल में एक बच्चा कभी अकेला नहीं रहता। पर वह मानती थी कि बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसके माँ के द्वारा होता था। लेकिन फिर भी कार्मेन जानती थी कि सबसे ज्यादा परवरिश तो माँ होता है, माँ होता है, ठीक है, जिसने हमें जन्म दिया है। बीमारी के दशा के अंत में, है ना, सबसे अधिक आवश्यकता होती है ना। लेकिन कैसे करते हैं बेचारी, करे तो क्या करे, ड्यूटी की वजह से नहीं जा पाती है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता, कहता क्वेश्चन, कार्मेन के सोच में अस्पताल के नर्स का व्यवहार कैसा होता था, तो बदमिजाज होता था। नर्स हंगामा क्यों करते थे, क्योंकि उसे नींद में लोग कैसे करते थे, जगा देते थे। कार्मेन को कितने घंटे पैदल चलने पड़ता था, तो 2 घंटे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मैडम ने साफ शब्दों में क्या कहा कि तुम्हें फ्रैंको की देखभाल करने के लिए पैसे मिलते हैं, अपने बेटे के लिए नहीं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन के कार्मेन क्या मानते थे, कार्मेन मानते थे कि बच्चों के सिर्फ परवरिश, अच्छी परवरिश जो कर सकते हैं सो माँ ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है। कहता क्या कि लेकिन, है ना, उसने यदि अपना पूरा दिन बेटे को दे दिया तो वह काम को छुट्टी कर दी जाती, है ना। तब क्या वे कर पाती, है ना। कहते कि अगर हम छुट्टी दे कर देते तो हमको शायद अपना बेटे से बढ़ा जाते हैं, हमको काम नहीं करते तो हमको कुछ पेमेंट भी नहीं मिलता, आपको रुपया पैसा भी, है ना। पहले ही वह महीने में 2 बार छुट्टी कर चुकी थी, महीना में 2 बार छुट्टी कर चुकी। पहली बार वह सही में बीमार पड़ गई थी तब, तथा बुखार के तपते हुए 2 दिन चटाई से गुजारे थे, और दूसरी छुट्टी शव यात्रा के लिए थी। पहला, है ना, कि कच्चे बुखार खुद हो गया, और दूसरा कि शव यात्रा के लिए, माने कि डेथ हाथ हो गया था एक बेटा वक्त, शायद उसी में क्या था। दूसरी छुट्टी शव यात्रा। मैडम बहुत गुस्सा हुई थी, कार्मेन पहले ही बहुत झेल चुकी थी। मुझे जब भी जरूरत होती है तुम गायब हो जाती है। कहते कच्चे कार्मेन, मुझे जब भी तुम्हें जरूरत होती है तब तुम गायब हो जाती हो। ऐसा लगता है मानो जानबूझ करके ऐसा करती हो। तुम्हें उन्हीं से दिनों में घर बैठना पसंद करती है जब मेरी योजना तय रहती है। मेरी प्यारी देवी जी, है ना, अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें इस महीने में यदि किसी एक भी छुट्टी मारी तो तुम और कोई काम ढूंढ लेना। इस तरह से मालकिन काची करता है, बात को बोलता है, ठीक है। और कहता है ना, वैसे कहता है कि वह कैसे समझाए कार्मेन, वह कैसे समझाए। कार्मेन ने पूरी कोशिश की पर गोरे लोग सुनते कहाँ हैं, है ना। ये तो समझते हैं कि हम जब भी काम पर नहीं आते तो उनकी वजह होती है आलस,
कारमेन अपने मन में सोचते हैं कि हम अगर काम पर नहीं आते, इसका मतलब होता है कच्ची कि मालिक लोग गोरे लोग सोचते हैं कि है ना, लेकिन सब आलसी होता है, मेहनती नहीं होता। अब उसको कौन बताए कि कारमेन कौन स्थिति से जी रही है, का काम कर रही है, का नहीं कर रही है ना, का उसके साथ है। ठीक है, इसके बाद वाला भाग में आता है हेक्टर के, है ना, इतने बीमार होने के बावजूद भी आज काम पर आई है। सोचो, है कि नहीं, इन्हें लगता है कि आलसी है। दोपहर में उसकी बहन ने कहलवा भेजा कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखे, हमेशा की तरह फिर वह बात पैसे कहाँ से देगी, पर हेक्टेयर से ठीक होना जरूरी है। मतलब कि उसकी बहन जो थी से कैसे गई, चिट्ठी देती है कि देखो ऐसा ऐसा दवाई लाना है। कारमेन उसको देखती है और उसके पास समस्या आता है कि आखिरकार पैसे कहाँ से लाएं, ठीक है नहीं। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में क्या कहता है, और उस समय शाम कारमेन उसकी छोटी सी लड़की के लिए गा रही थी, जिसके पास सब कुछ था। उसके माता पिता, है ना, जेंटलमैन एंड लेडीजन के साथ ताश खेलने में मशगूल थे। जिसका बेटा बीमार, उधर हॉस्पिटल में दवा के लिए पैसे नहीं है ना, और दूसरे के बच्चे के लिए काची कर रही है, गाना गा रही है, लोरी सुना रही है, ठीक ना। जिसके पास सब कुछ था, माता पिता था, लेडीजन, है ना, सब जेंटलमैन जैसा था, लेकिन सब काची में ताश खेलने में मशगूल थे। फ्रैंको के सो जाने के बाद कारमेन रसोई में चली गई। मेहमानों के ब्रिज का खेल खत्म होने के बाद प्रतीक्षा करती रही। सोचे रहा कि अब खत्म हो खेल, अब खत्म हो तो शायद बाहर आए मालकिन, तो हम बात करें कुछ पैसों के लिए, क्योंकि दवा लाने के लिए जरूरत है ना। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात करके समय बिताने लगी, बात करने लगा उसके साथ, है ना। सामान्यतः अच्छा लगता था उसे बात करना, और उसे बात करके दिल हल्का हो जाता था, चिंताएं कुछ कम हो जाती थी। वह अपने मालिक की खामियां एक दूसरे को बताते थे, है ना। और फरिनाम आमतौर पर आंखें देखी सुनाता वक्त मालिकों का नकल भी उतारता था। मान के जो था फरिनाम, जो गार्ड था, है ना, कभी कभी मालिक जिसे बोलता था ना, मालकिन को डांटता था उसे, है ना, तो सब सुन करके काचे करते थे। तो बेचारी कारमेन जो थी हंसती थी, दोनों को एक दूसरे से बातचीत करता। कारमेन खूब हंसती, पर उस शाम वह गुमसुम रही। फर्डिनांड ने उससे इस पर टोका भी था, कहा कि आज क्या बात है, आज तो ठुक नहीं हंस रहे हैं, है ना। तो कुछ बताया होता है नहीं, है ना। चलो, इसको काचे काहे नहीं बताया, इसके पीछे कारण का था, तो इसके पीछे कारण था कि उसका बेटा भी बीमार था। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कारमेन काम से छुट्टी क्यों नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि उसने 2 छुट्टियां पहले ही ले ली थी। कारमेन ने छुट्टी क्यों दी थी, है, तब पहली छुट्टी बुखार लगने के कारण, और दूसरी छुट्टी शव यात्रा के कारण ली थी। तीसरा क्वेश्चन है कि मैडम ने कारमेन को क्या चेतावनी दी कि अगर अब छुट्टी की तो कहीं और काम ढूंढ लेना, यह ना चेतावनी दिया था। मेहमान कौन सा खेल खेल रहे थे, तो ब्रिज का खेल। मालिक के नकल कौन उतारता था, चौकीदार फर्डिनांड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में, तो इसके बाद वाला बातचीत होता है। कैसे बातचीत होता है, मैडम आखिरकार रसोई में आई। मैडम कहाँ आती है, रसोई में आती है, ठीक है ना। कारमेन तुम अभी तक गई नहीं, कारमेन से बोलती है। यह सबसे कठिन घड़ी थी मैडम, कुछ रुपये चाहिए। सबसे कठिन घड़ी था, है ना। और काची कहते कारमेन, मैडम कुछ रुपये चाहिए। तो मैडम कहते कहता, क्यों, रुपये मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही दिए थे, है ना। तो कारमेन कहते, बेटा बीमार है, उसके दवाई चाहिए, ठीक है। इस तरह से कैसे होता है, रसोई घर में इसका बातचीत होता है ना। तो देखो कैसे कहता है, लो जरा इनकी बात सुनो, है ना। अब तो मैं जन कल्याण की कोष बन गई हूँ, इसके, है ना, पांत नहीं है, बच्चे हैं, है ना, इसके पति नहीं है, बच्चे हैं, उनको देखभाल तो करते ही नहीं, है ना। मैडम गोरे लोगों का मानना है कि तो तुम्हारा बच्चा बीमार है, होगा ही, तुम मेरी बात जो नहीं सुनती, है ना। कहते हैं काची, कहता है कौन, मालकिन कहते हैं हाँ होगा ही, तो हमको बात ही नहीं सुनते। मैंने तुम्हें बार बार कहा है ना, कि उसे काची करो, ढंग से जरूर खिलाओ, तुमने कभी ऐसा किया। तब कारमेन कहते, नहीं मैडम, है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सड़े पुराने मैकेनिक ने, है ना, उसका पेट भरना आसान जो है। इस तरह से कहते हैं कौन, तो मालकिन। कारमेन क्या जवाब देती, है ना, यह कहते हैं कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने से उसका प्रयास तो किया था, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं कि कारमेन का मासिक तनख्वाह का 3 गुना अपने पति, बच्चे, स्वयं एवं बिल्ली के सिर्फ 1 सप्ताह खिलाने पर खर्च कर देती है ना। मैंने कहता है कि काची हमको क्या पता, कारमेन का जितना पेमेंट है उसको से तो 3 गुना काची पर खर्चा करते हैं, बिल्ली पर, अपना पति पर, है ना, और बच्चे के खाना पर। अब बेचारी कारमेन को उतना इनकम नहीं कि उतना बढ़िया खाना कहाँ से खिलावे अपना घर में। यदि वह मैडम को यह बात कहती तो बदतमीजी के लिए उसे काम से हाथ धोना पड़ता। अगर यह बात बताता है ना, कि आप तो 50 से ज्यादा खाना पाने तो कुत्ता बिलाई पर खर्चा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कह देती तो बेचारी के साथ नौकरी भी चल जाता है ना। पर जो कुछ भी हो, शाम को इस वक्त के मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ऐसा कह देती है मालकिन, ठीक है ना। तुम जंगली लोग कब तक समझोगे, है ना, कि पेड़ पैसा पर नहीं उगता। तुम रुपयों के अलग अलग मद बनाकर उसे, है ना, बचाना कब सीखोगी।
इस तरह से डांटता है, ठीक है ना। और आगे क्या होता है, इसको जानने से पहले कुछ क्वेश्चन से जानते हैं। क्वेश्चन से क्या है कि कारमेन के लिए सबसे कठिन समय कौन सा था, तो मैडम से रुपये मांगना। कारमेन से पैसे मांगने पर मैडम क्या कहती है, तो मैंने तो 10 दिन पहले ही पैसे दिए, कि नहीं। मैडम कारमेन पर किस बात का व्यंग करते हैं, तो अब तो मैं जन कल्याण की कोष बन गई हूँ पैसा मांगने के समय पर, ठीक ना। इसके बाद का क्वेश्चन है कि मैडम एक सप्ताह में कितना रुपया खर्च करती है, तो कारमेन के मासिक तनख्वाह के 3 गुना के बराबर, जितना कारमेन का तनख्वाह है ना उससे 3 गुना। मैडम पैसों के विषय में क्या कहती है, तो कहते हैं इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, ठीक है। अक्सर जो छोटे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, है ना, अपने काम के प्रति ईमानदार है, तो उन लोगों को पैसा मांगने में थोड़ा सा अजब तरीके से लगता है ना, ये अनुभव किए हैं। कहता है आगे के भाग में क्या कहता है, और मैडम देर तक, है ना, इस तरह बोलती रही। कारमेन इस सब के बात नहीं समझ पाई, है ना। दरअसल जब कोई तेजी से फ्रेंच बोलता है तब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मैडम फ्रेंच बोलते थे, है ना, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आता, हाल ही बोले हैं, जरा उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाई, ठीक है ना। और वह तालमेल नहीं रख पाते, केवल सिर हिलाए जाते, और इसे बार बार वही किया, है ना, कि ठीक ठीक मोड़ी उतरते जाओ। शायद इसी पर मैडम कुछ नरम पड़ी, और जो भी हो, है ना, उसने कारमेन को कुछ एस्पिरिन दी और अगले दिन 500 फ्रैंक देने का वादा किया। कैसे कहा, ये धरो एस्पिरिन, कुछ दवा है दर्द के, बुखार के, ठीक है, और कहा कि अगले दिन हम 500 फ्रैंक तुमको दे देंगे। आखिरकार बेचारी कारमेन वहां से चली गई। माकले किले तक पूरा तक का सफर पैदल तय किया, जो कि 2 घंटा का रहता है। माकले किले, है ना, निपला से दूर था। यह दूरी करीब उतना ही था जितना कि उसके पांव से वह स्कूल जहां से वह पढ़ने जाते थे। रास्ते में सोचने के लिए उसके पास ढेर सारा वक्त नहीं होता, क्योंकि उसे टेंशन लग रहा था कि कब घर पहुंचे, है ना। कारमेन दौड़ना चाहती, उसे लगता मानो हेक्टर उसे सख्त जरूरत है। मैंने कैसा सोच रही थी कि उसको लग रहा है हेक्टर का चिकर पुकार रहा है। वह दौड़ नहीं पाती, सो नहीं पाई थी, जिसके कारण, और फिर खाने में एक स्लाइस मेनिया के अलावा और कुछ भी लिया था। कहाँ कुछ लिया था, मैंने कच्ची खाया था, केवल मेनियक ही खाया था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। उसने क्या महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा। बेचारा छोटा हेक्टर, बड़ा होकर वह मुझे क्या चाहेगा, है ना। दोनों की जिंदगी में पूरे दिन मुझे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो है ना। मैंने कच्ची कहता है अपने मन से कि बेचारा हेक्टर जब बड़ा होगा तो हमें क्या सोचेगा कि हम इसको सेवा पानी नहीं किए, है ना, लेकिन मेरी मजबूरी तो है। शायद वह मुझे कोसे भी, मुझे भी पछतावा है कि मैंने देखभाल बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरलों की दवाई और उनके साख पर विश्वास है, लेकिन यदि माँ आज रात को ओझा के पास जाने को कहती, यदि मैं मना नहीं कर पाऊंगी, कच्ची कि ओझा के पास भी जाने कहेगा तो फिर हम मना नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा कच्ची जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन कच्ची कहता है कि कारमेन मैडम की बात क्यों नहीं समझ सकी, क्योंकि फ्रेंच बोले थी मैडम, है ना। मैडम ने कारमेन से क्या वादा किया था, तो अगले दिन 500 फ्रैंक देंगी, है ना। कारमेन ने खाने में क्या खाया था, तो कारमेन ने खाने में खाया था सिर्फ स्लाइस मेनियक, ठीक है ना। और कारमेन को क्या महसूस होता है, तो शायद हेक्टर उसे कच्ची कर रहा है, बुला रहा है। कारमेन को गोरे को किस बात पर विश्वास है, तो उसने जो दवाइयाँ दी ना उस पर विश्वास है कि शायद ये दवाई कच्ची होगा, ठीक ही होगा, ठीक है ना। और फिर मैडम के कही गई बातों में खो गई, और वे वाकई, है ना, एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ अधिक समय बिता चुकी थी। मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची को कारमेन के जिम में लगा दिया था, ठीक है ना। कहाँ समझ पाएगी, कारमेन के सहारे बच्ची फ्रैंको आर थी। फिर भी कारमेन मैडम के प्रतिक्रियाओं को नहीं जान पाई थी, और कारमेन का दिमागी उथल पुथल, है ना, भी तो मैडम की कल्पना से परे थी। वह तो नौकरानी की दुनियादारी के दिक्कतों को बिल्कुल बेखबर थी, है ना। मतलब कि मालकिन जो थी से दुनियादारी से उसको कोई नहीं, मतलब कि कारमेन कैसा करती है, क्या करती है, कुछ नहीं करती, बस हमारी बेटी का ख्याल तो इस तरह से कजे था, अलग था। उसकी नज़र में एक गैर जिम्मेदार और अल्हड़ थी। जो नौकरानी जो थे, है ना, नौकरानी से नज़र में, अमीर लोग की नज़र में कहता कि गैर जिम्मेदार, कोई जिम्मेवारी नहीं रहता, अल्हड़ औरत, बेकार की औरत होती है। पता नहीं कैसे उम्मीद करती है 5,000 फ्रैंक प्रति माह में कुछ बचत करूं। पिछले माह उन्हें सिर्फ 4,000 फ्रैंक दी, है ना। कहता है 5,000 फ्रैंक देती है, और से पिछले महीने 4,000 फ्रैंक दिया था। फ्रैंक वहाँ के पैसा है। विगत 6 महीनों में 500 फ्रैंक प्रति माह काट लेती है, ताकि मैं जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत चुकाई जा सके, है ना। मैंने कि घड़ी खरीदी थी उसकी कीमत का चुकाया जा सके।
इसलिए 5 पैसा फर्क है। यह मेरी पात्र फिजूल खर्ची थी, वह खाली एक फालतू खर्चा था। और इसके बाद घड़ी खरीदा था टाइम देखने के लिए, ठीक ना, कि लेट हो जाता था। इसके बाद बिरादरी के टोन टाइम में 1000 फ्रैंक, माँ को 1000 फ्रैंक, और महीने भर के लिए आई चाची चचेरे भाई बहनों, है ना, तीमारदारी के लिए 1000 फ्रैंक। मेरे पास सिर्फ 1000 फ्रैंक बचे, है ना, कि 1000 फ्रैंक कहाँ हो गया खर्चा, तो 1000 टोन टाइम में, माँ को 1000, ठीक ना, आए चाचेरे भाई बहन के क्रम में, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ कितना बचा, 1000। तो यहाँ पर एक एक दो एक 3000, 1000 बच गया, कहे कि 4000 मैडम दी थी। फ्रेंच की कीमत क्या है ना, मैडम खाने पर प्रतिदिन उतना उड़ा देती है। 1000 की कीमत क्या है, उतना तो रोज मैडम उड़ा देती है काजी पर, तो खाना पर, है ना। इसके बाद कहता है सड़क पर मध्यम रोशनी की गाड़ियां गुजरती रही, है ना, सामने से आने वाली गाड़ियां की हेडलाइट उसकी आंखों को चौंधिया देती थी। पीछे से आने वाली गाड़ियां के टकराने से बाल बाल बचती, पर उसे लिफ्ट देने के लिए कोई नहीं रुकता। हालांकि वह भली बातें जानते थे कि उसे कम से कम आधी गाड़ियां को उसकी तरह से कोई काला चला रहा था, है ना। और पर आज दौर कुछ अलग ही जैसी थी, है ना। ओह काश कल मैडम दवा के लिए पैसा देने के लिए याद रहे। इस तरह से काची कर रही, मन ही मन में सोच रही है। बीजा स्ट्रीट के नजदीक आते ही रात के शांति को चीरता महिला क्रंदन की आवाज उसके कानों में पड़ी, और माना मोनोव ने केंदा है, हेक्टर हे, और उसने कचे ऐसा लगा उसे कच चिचिया रहा, ठीक ना, हेक्टर हे, है ना, मुआना मनोव के कंधा हे। वह समझ गई, चिचियाने का वजह समझ गई, दवा या ओझा काफी देर हो चुकी थी। ओह मेरा बेटा गुजर गया, ओह मेरा हेक्टर, ओह मेरा बेटा गुजर गया, है ना। उसे लग रहा था कि हाँ मेरा बेटा कच हो गया, गुजर गया, है ना। और यही सोचो, है ना, पैसे कहने का मतलब हमें पता चलता है ना, कि किसी के यहाँ काम कर दो, काम के बदले में काम में पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, इसे कहा गया। यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर कुछ कि मैडम के नजरों में कार्मेन कैसी औरत थी, तो गैर जिम्मेवार हो अल्हड़ औरत थी, ठीक है ना। कार्मेन को प्रति माह कितने फ्रैंक मिलते थे, तो 5000 फ्रैंक मिलते थे, जबकि 1000 तो काट लेते थे। मैडम कितने फ्रैंक हर महीने काटते थे, तो 500 फ्रैंक काट लेते थे, है ना। मैडम प्रतिदिन कितना रुपया खर्च करते थे, तो 1000 रुपया फ्रैंक खर्चा कर देते थे, ठीक ना। और इसके बाद वाला भाग में आता है एक लास्ट क्वेश्चन की, है ना, कार्मेन का बेटा कैसे मारा, तो दवाइयों के अभाव में, है ना। यहीं पर का जो होता है पाठ खत्म होता है। और ये प्रतिपूर्ति भाग का सबसे लास्ट वाला था, है ना। और फिर